ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब। क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। मकसद सीरीज में आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोग को डिटेल में पूरे चैप्टर को समझाऊंगा, साथ में आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ये वीडियो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से धमाकेदार होने वाला है। फुल कॉमेडी मस्ती मजाक के साथ पढ़ेंगे और फिजिक्स को और ज्यादा ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। अब आखिर सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग को कवर अप करना है जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। लास्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर काफी टफ आया था, उसको देखते हुए आप लोग को खुद से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा। जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा उसको भी करते हुए चलिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे भी देने वाला हूं, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन घर पर बैठकर खुद से भी क्वेश्चंस और लगाना है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फिजिक्स का नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया मेरे फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, जो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आप लोग को 2016 से लेकर 25 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन जो आज के टाइम पे बोर्ड्स एग्जामिनेशन भर भर कर पूछ रहा है, वो सारे आप लोग को असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में और केस स्टडी के फॉर्म में इस बुक के अंदर मैंने ऐड कर दिया हूं। साथ में याद रखिएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसके अंदर मिलेंगे माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स, कौन से जो मिस्टेक्स है जो आप कर सकते हो उसको कैसे सुधारना, उन सब की टिप्स आप लोग को मेरे इस बुक के अंदर मिलने वाली है। तो मेरे इस क्वेश्चन बैंक को आप आज ही ऑर्डर कर सकते हो। डिस्काउंट लिंक मैंने Amazon की दे दिया हूं, सो ऑर्डर करें आज ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे आप लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में समझते हो। अरे चार्ज रेस्ट पे है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी कैसी प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में जो आप लोग पूरी प्रॉपर स्टडी करते हो, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 1 है, जिसके अंदर ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको पूरे फिजिक्स पार्ट 1 के अंदर आने वाला है, कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की दोस्तों, जिसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो चार्जेस क्या है दोस्तों, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाती है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों चार्जेस। तो चार्जेस हमेशा याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको डिनोट आप लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से करते हो। इसकी यूनिट होती है कूलॉम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और चार्जेस बेसिकली दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्जेस कुछ इसी तरीके से जैसे इंसान है, पॉजिटिव मतलब मेल कैटेगरी, नेगेटिव मतलब फीमेल कैटेगरी। तो चार्जेस के बिहेवियर को भी एक बार समझ लेते हैं। देखो दो टाइप से आप लोग को चार्जेस के ग्रुपिंग होती है, एक होती है लाइक चार्जेस और एक होती है अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब जो सेम कैटेगरी के हो, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव साथ में एक साथ आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे आप लोग को यहाँ कंडीशन याद रखनी है दोस्तों, कि अगर अपोजिट चार्जेस एक साथ आएंगे, मतलब अनलाइक चार्जेस एक साथ आएंगे, तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे गाना भी सुने होंगे बचपन में, हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए, क्यों खो रही है वो तो आप जानते हैं। और दोस्तों ये चीज याद रखना कि जो लाइक चार्जेस है, जो सेम टाइप के होते हैं, अगर ये एक साथ आ जाए लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इंसान भले ही थर्ड जेंडर को मानता है, लेकिन चार्जेस नहीं मानते। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इन सब के अलावा एक और चीज आप लोग को हमेशा याद रखनी है कि जितने भी चार्जेस होते हैं दोस्तों, अगर ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के अराउंड में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमेशा कंडक्टिंग बॉडी के बाहर ही रिसाइड करेंगे। कि चार्जेस कभी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट रहते हैं, वो हमेशा बाहर रिसाइड करते हैं उसके सरफेस पे। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी के लिए ही चार्जेस बाहर होते हैं, अगर नॉन कंडक्टिंग रहेगी तो चार्जेस अंदर रहेंगे। तो ये याद रहेगा तुम लोगों से। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो जरूर आई होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो इसको करने के अलग अलग मेथड है, या तो आप लोग फ्रिक्शन के थ्रू कर सकते हो, कंडक्शन के थ्रू कर सकते हो, या इंडक्शन के थ्रू कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड, हाँ उसे भी। तो आगे बढ़ने से पहले दो छोटे से टॉपिक समझ लेते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे। पहली चीज है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, ऐसे टाइप के मटेरियल जो अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर, कॉपर, आयरन हो गए। इंसुलेटर क्या है दोस्तों? तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेज है जो अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को होने से रोकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, माइका, और इन्हें हम लोग कभी कभार कहते हैं डाइलेक्ट्रिक भी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आखिर चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले होती है उसकी एडिक्टिविटी नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिस्टम है जिसके अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है, और मैंने कहा कि बताइए कि भैया इसके अंदर कितने टोटल चार्जेस है। तो आप क्या करोगे? एडिक्टिविटी की प्रॉपर्टी लगाओगे। एडिक्टिविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उसको पता करना है, तो उसके लिए हम लोग को वहां पे अलजेब्रिक सम कर देना है। मान लीजिए सिस्टम के अंदर 3 चार्जेस है, तो हम क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर देंगे। मान लेते हैं अगर वहां पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो हम लोग क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेकर Qn तक की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितने टोटल चार्जेस प्रेजेंट है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसका नाम है कंजर्वेशन नेचर। ये बेसिकली ये बताता है कि मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है जिसके पास 4 चार्जेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, और एक बॉडी है जिसके पास 0 चार्जेस है। अगर मैं इन दोनों बॉडी को आइसोलेट कर दूं एक सिस्टम के अंदर, तो होगा ये कि दोनों बॉडी के अंदर आप लोग को इक्वल चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे टोटल चार्जेस कितने हुए? 4 चार्जेस, और ये जो 4 चार्जेस है आइसोलेट होने के बाद दोनों बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ 4 चार्जेस थे, तो इसके पास 2 चार्ज आ जाएंगे दोस्तों, और इसके पास 2 चार्ज आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? यहाँ पे भी 4 चार्जेस हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। और कंजर्वेशन का नेचर भी आपको यही बता रहा है कि इनिशियल में जितने चार्जेस थे, फाइनल में भी आपको उतने ही चार्जेस देखने को मिले, लेकिन चार्जेस बस इक्वली बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों चार्जेस की, वो है क्वांटाइजेशन इन नेचर। इसका मतलब यह है कि चार्जेस कैसे प्रेजेंट है। क्या एक चार्ज प्रेजेंट है, 2 है, 10 है, 500 है, 600 है, या माइनस में 100 है, या माइनस में 200 है, कितने हैं, उसको पता करने के लिए क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी आपकी हेल्प करती है। क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी आपको यह बताती है कि चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्या कहने का मतलब हुआ? कि चार्जेस हमेशा इंटीजर्स में प्रेजेंट रहते हैं ऑफ फंडामेंटल चार्ज के। तो यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, Q विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ n। प्लस माइनस ऑफ n मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑफ फंडामेंटल चार्ज मतलब E की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जो आपको याद रखना है। और E क्या है दोस्तों? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू तुम लोग टोटल चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बाकी सारी चीज आपको पता चल जाएगी। इस फॉर्मूले से तुम लोग ये भी पता कर सकते हो कि किसी एक A नाम की बॉडी है, इससे A नाम की बॉडी से B नाम की बॉडी में कितने चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं। Q विच इज इक्वल टू NE है, तो N विच इज इक्वल टू Q बाय E हो जाएगा। तो यहां से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप ये 3 प्रॉपर्टी तुम लोग को अच्छे से याद रहेगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है। चार्ज हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। चार्जेस जो होते हैं वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते कि मान लेते मैंने इस बॉडी के अंदर चार्जेस लेकर आया और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया तो चार्जेस इधर उधर फिक रहे, लेकिन जो मास से वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों याद रखिएगा चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड आप लोग को देखने को मिलते हैं, लेकिन मास जो ये कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है इनटू एनर्जी या वाइस वर्सा। जितने भी चार्जेस रहते हैं दोस्तों, ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन मास हमेशा अट्रैक्टिव होता है। एग्जांपल के तौर पे मून और अर्थ, या अर्थ और सन, इनके बीच में इतना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसके बावजूद भी एक दूसरे के इतने करीब है। लेकिन आज की रिलेशनशिप तो आप जानते हो कि बेबी स्कूल खत्म होने के बाद भी हम लोग साथ में रहेंगे। वो बात अलग है कि बेबी स्कूल खत्म होने के बाद किसी और की बेबी बन जाती है। बेबी बेबी बेबी, और जो फोन में वादे करा रहा था ना, वो हमेशा अकेला रह जाता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर रहे हैं हर सेकंड। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो एक मिनट सोच के देखना उस टाइम कितने चार्जेस मूव हो रहे होंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? Q विच इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास N की वैल्यू है, तो Q विच इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे? N की वैल्यू हो गई आपके 10⁻⁹ और E की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो सॉल्व करने के बाद आप लोग को पता चल गया कि जब 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे कितने चार्ज मूव हो रहे हैं।
तो वो है इतने। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 कूलम ऑफ चार्ज कब पहुंचेंगे, कितने टाइम में पहुंचेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल चार्जेस है 1 कूलम वो कितने टाइम में पहुंच रहे हैं उसको पता करने के लिए जो आपकी Q की वैल्यू आई है उसको नॉर्मली T से इंटू करा देंगे, आप लोग की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। और हमें अल्टीमेटली क्या पता करना था, हमें ये पता करना था कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो T के फॉर्म में आप लोग इस फॉर्मूले को लिख दो, तो T विच इज इक्वल टू जाएगा Q बाय स्मॉल q। तो आप लोगों ने क्या करें, Q की वैल्यू यहां पर रख दी, Q की वैल्यू तो 1 कूलम और स्मॉल q की वैल्यू जो अभी थोड़ी देर पहले आई उसको पुट करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो आपकी T की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। ये रहा आप लोग का कि इतने सेकंड लगने वाले। अब इसके बाद आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो उसको ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से पॉज करो और कैलकुलेट करके बताओ। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए होंगे। जो कैलकुलेट करने के बाद जो आप लोग की वैल्यू निकल के आई वो आई 198 ईयर्स लग जाएंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों कूलम्स लॉ। आखिर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखिएगा अच्छे से। इसको समझने से पहले ये समझ लो कि आखिर ये लॉ को लेकर क्यों आया गया। लॉ को इसलिए लेकर आया गया कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं, कभी अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं, कभी रिपल्सिव, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे तो फोर्स लगा, अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे से रिपेल हो रहा है तो उस टाइम पे भी फोर्स लगा। तो आखिर कितना फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में उसको बताता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स भैया का ये कहना है कि मान लीजिए दो चार्जेस है, एक है Q1 चार्ज और दूसरा है Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच में एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो है r डिस्टेंस। अब ये जो दो चार्जेस है, हो सकता है लाइक चार्जेस हो सकता है अनलाइक चार्जेस हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये लाइक चार्जेस है, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल करते हैं दोस्तों। और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा फोर्स। तो यहां पे आप लोग को फोर्स लगते हुए इन दोनों के बीच में देखने को मिलने वाला है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो दोनों पे फोर्स लगता है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के चार्ज के मल्टीपल का। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बड़े बड़े चार्ज रहेंगे तो बड़ा बड़ा फोर्स लगेगा और अगर छोटे छोटे चार्ज लेंगे तो कम कम फोर्स लगेगा एक दूसरे पे। कूलम्स भैया ये भी कहता है कि ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है इनके बीच के डिस्टेंस के भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो प्यार कम रहेगा, मतलब फोर्स कम लगेगा, अगर करीब करीब रह रहे हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो उसके बारे में यहाँ पे कूलम्स भैया ने भी बताया। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख दूं तो क्या वैल्यू बन जाएगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे जो कांस्टेंट आया उसको हम लोगों ने कहा है K। और ये जो K है दोस्तों ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर एयर रहेगा तो वहां पे चार्जेस के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो वहां पे आप लोग के जो फोर्सेस है वो कम लगेंगे। एक और चीज याद रखिएगा, ये जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इसको आगे समझेंगे। अभी इतना बस समझ लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹9। एग्जाम में कई बार काम आती है तो याद रखना। तो यहां से आप लोग का एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा आप लोग का F which is equal to K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यही कहलाता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। अगर चाहो तो यहाँ पे K की वैल्यू भी रख दोगे तो उसको यूज करके आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा लिख लो ऐसा लिख लो, दोनों एक ही बात है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आप लोग को मेरे नोट्स में भी दे दिया हूं, नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेम टू सेम मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जो अभी आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़े उसका जो सेकंड स्टेटमेंट था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो वहीं से बनता है एक और नया लॉ जिसको कहते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पर हमने ग्राफ बना दिए लाइक F वर्सेस R का। तो सीधी बात है, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर कम डिस्टेंस रहेगी तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे F वर्सेस R का एक ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस तरीके से आप लोग को डिक्रीजिंग फॉर्म में देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है तो मालूम होना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से कि R की वैल्यू अगर डबल हो जाएगी तो फोर्स जो है आप लोग का 1/4 हो जाएगा, और अगर R की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो फोर्स जो है वो 4 टाइम हो जाएगा। तो कई बार ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक छोटा सा आप लोग को होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर R की वैल्यू दोस्तों 2 टाइम्स हो जाती है तो बताइए जरा F की वैल्यू क्या होगी। तो कूलम्स लॉ तो समझ लिए। इसके बाद एक और आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, वो है कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन, हल्का फुल्का पिद्दू सा है, ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि दो फोर्सेस आप लोग को देखने को मिल रहे थे दो चार्जेस की वजह से। अरे भाई ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच की एक डिस्टेंस है। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर में तो हम लोग मॉड में ले लेते हैं इसको। दो चार्जेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा 1 2 क्या लिखा हुआ है, 2 1 क्या लिखा हुआ है। तो जो दूसरे वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा दोस्तों, सीधी बात है जो दूसरे वाले पे फोर्स लग रहा होगा वो है F2। लेकिन लग किसके वजह से रहा है, फर्स्ट के प्रेजेंस की वजह से, इसलिए हम लोगों ने लिखे सेकंड पे लगने वाला फोर्स फर्स्ट की वजह से, इसलिए F2
F21 लिखा गया। सेम दोस्तों ऐसे ही फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F1 लिख सकते थे, लेकिन किसके प्रेजेंस की वजह से लग रहा है? सेकंड के प्रेजेंस की वजह से लग रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है F12। अगर ये चार्ज यहां प्रेजेंट ही नहीं होता तो इस पे कभी फोर्स लगता ही नहीं। सेम ऐसे ही अगर ये चार्ज इस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता तो इस पे फोर्स नहीं लगता। तो दोनों पे जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे की वजह से लग रहे हैं। तो कूलॉम्स लॉ जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे वो क्या था दोस्तों? वो था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल टाइप के फोर्सेस है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि यहां पे अभी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसलिए। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा F21 और F12 एक दूसरे के बराबर है और दोनों की वैल्यू सेम देखने को मिलेगी। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों? हमें ना इनके वेक्टर फॉर्म बनाना है कि F21 की वैल्यू क्या होगी, F12 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को करके दिखा देता हूं सॉल्व फॉर 12 के लिए वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा आप लोग का 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। क्या नॉर्मल लिखा जाएगा? नहीं, मॉड में लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? r का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप लोग लिख दोगे। लेकिन आप जानते हो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बना रहे तो उसके लिए आप लोग एक यूनिट वेक्टर लगाओगे। किसका? डिस्टेंस का। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? वो है r है। अब किसके लिए निकाल रहे हो? वो निकाल रहे हो 12 के लिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए ऐसे 12, यहाँ पे लिख दीजिए 12। और ये क्या है दोस्तों? ये है यूनिट वेक्टर। ये लगाना जरूरी है तभी तो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब आप जानते होंगे, अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़े होंगे, उस टाइम पे किसी के भी यूनिट वेक्टर को निकाल देते तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला रहता था। वो क्या रहता था? a कैप विच इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड a। सेम उसी तरीके से आप लोग इसको भी यहाँ कन्वर्ट कर दोगे। तो उस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप लोगों ने इस r को कन्वर्ट करे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे है ये 2 टाइम्स और यहाँ पे ये 1 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आप लोग का 3 टाइम्स और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आप लोग का निकल के आ जाएगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म की वैल्यू 12 के लिए। अब आपको लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि आपको सॉल्व करना है F21 के लिए। अभी क्या अभी करें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पॉज करो वीडियो को और आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो आप लोग को कुछ इस तरीके से फॉर्मूले की वैल्यू निकल के आई होगी फॉर F21 के लिए। बस बेसिक सा था, सेम था, बस यहाँ पे R में आप लोग का 12 की जगह पे 21 आ जाता, बाकी पूरा सॉल्यूशन वैसा ही होता और सेम वैल्यू ऐसे निकल के आ जाती। अगर मैं इसको इससे पहले वाले से कंपेयर करता तो दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट इन फॉर्म में है। और एक और चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं ना वो हमेशा सेम लाइन ऑफ एक्शन में लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ऐसे फोर्सेस ही लगेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए 2 चार्जेस है तो इनके बीच में एक ऐसा फोर्स जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, उल्टा सीधा नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो अभी पढ़े उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने इस बार मेरे बुक के अंदर से पेज नंबर 3 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन बेसिकली ऐसा कह रहा है कि 2 आप लोग के मेटालिक स्फीयर है A और B, एक थ्रेड से लटका हुआ है और दूसरा एक इंसुलेटेड हैंडल से आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है और B वाले को एक एक करीब लेकर आया जा रहा है, इतना करीब कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 सेंटीमीटर हो जाए। सीधी बात है, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो कूलॉम्बियन फोर्स लग जाएगा। पॉजिटिव नेचर का ये भी है, पॉजिटिव नेचर का ये भी है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। अब थोड़ी देर बाद आप लोगों ने क्या करें, एक स्फीयर C और एक स्फीयर D को करीब लेकर आए। तो C को लेकर आए A के करीब, टच करा दिए, और D को लेकर आए B के करीब और टच करा दिए। तो हुआ क्या होगा? कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी लग गई होगी। इसके अंदर 4 चार्जेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर 2 चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अनचार्ज बॉडी थी, C और D इन दोनों को करीब लेकर आए, तो हुआ क्या होगा? इसके पास 4 चार्जेस रहे होंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे एक दूसरे पे। तो इस पे 2 चार्ज रह गए होंगे और इस पे 2 चार्ज रह गए होंगे। दूसरी वाली बॉडी पे 2 चार्ज पहले से थे, दोनों को करीब लेकर आए तो इस पे 1 चार्ज रह गया, इस पे 1 चार्ज रह गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो C और D है इसको अब हटा दिया गया यहां से और B को और करीब लेकर आ गए A के। कितने करीब? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के करीब। तो पहले कितनी थी डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। पहले जो चार्जेस थे वो कितने थे? 4 थे यहाँ पे और यहाँ 2 थे। अब यहाँ कितने हो गए? यहाँ हो गए 2 चार्जेस और यहाँ हो गए 1 चार्जेस। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली वाली कंडीशन पे जो फोर्स लग रहा है उसके कंपैरिजन में जो अभी वाली कंडीशन है उसके बीच में फोर्स में कुछ डिफरेंस है क्या? तो चलिए पता कर लेते हैं। तो पहले वाली कंडीशन में जो आप लोग को फोर्स देखने को मिला होगा, लेट से वो रहा होगा आप लोग का F विच इज इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपकी रही होगी फोर्स की। अभी जो हाल ही में कंडीशन है उसमें आप लोग को क्या देखने को मिला? हाल ही में जो दोस्तों कंडीशन बनी उसके कंपैरिजन में जो पहले Q1 चार्ज था अब वो Q1/2 हो चुका है और जो यहाँ पे Q2 चार्ज था दोस्तों वो Q2/2 हो चुका है। साथ में जो पहली वाली कंडीशन है वहां पे जो डिस्टेंस है वो है R। अब जो डिस्टेंस है वो हो गई उसकी आधी, लगभग R/2। तो उसके अकॉर्डिंग कूलॉम्बियन फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? F विच इज इक्वल टू बनेगा दोस्तों K। Q की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? Q की वैल्यू बनेगी Q1/2 और Q2 की वैल्यू बनेगी Q2/2 अपॉन आ जाएगा R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आप लोग की बनेगी दोस्तों वो बनेगी k q1 q2 अपॉन 4 k अपॉन में r का स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 से 4 यहां कट जाएगा और जो f की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो आ जाएगी वही वैल्यू जो पहले वाली कंडीशन में आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी वाला फोर्स निकल के आया है वो पहले वाले फोर्स के बराबर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, जिसको मैंने मेरी बुक के 7th नंबर के पेज से लिया हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू टाइनी चार्ज स्फीयर जिनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और दोनों चार्जेस आप लोग को गिवन है। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग की दो टाइनी बॉडी है इस तरीके से, इन दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और जो दोनों पे चार्जेस देखने को मिल रहे हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस फोर्स निकालना है। तो नॉर्मली कूलम्बियंस लॉ का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा और सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू रख दिया, k की वैल्यू 9 × 10⁹ रख दिया, qa यहां से ले लिया, qb क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लिया, अपॉन r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.3 हो गया, उसका स्क्वायर करना है। पॉज करिए और सॉल्व करें इसको। सॉल्व होने के बाद आपका जो फोर्स निकल के आ गया होगा वो इतना आ गया होगा। क्या आप लोग का आंसर आ चुका है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क भी दे रहा हूं, ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसको आप लोग को सॉल्व करना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मेरी बुक के पेज नंबर 8 पे इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोग को इस क्वेश्चन का, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को बेसिकली ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है, मल्टीपल किसी सिस्टम के अंदर ढेर सारे मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे कैसे फोर्सेस लगते हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों आप लोग क्या करते हो, उस टाइम पे आप लोग सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाते हो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस किसी सिस्टम में प्रेजेंट है और पता करना है कि टोटल फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है उनके वजह से, मान लो ढेर सारे चार्जेस है उनके वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए आप लोग को करना क्या होगा, जितने भी टोटल चार्जेस प्रेजेंट है उन सबके फोर्सेस का वेक्टर सम आप लोग को करा देना, जिसके थ्रू आप लोग को एफ नेट की वैल्यू निकल जाएगी। एक और लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना कि द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। सेम ऐसे ही दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है। मैं ये कह रहा हूं कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज की वजह से Q पे कितना फोर्स लगेगा, आप खुद बताओ। देखो Q1 चार्ज जो है वो Q2 पे लेट्स से F1 नाम का फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q चार्ज पे एक F2 नाम का फोर्स लगाएगा। आप बोलोगे भैया बाहर पे फोर्स क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये सारे चार्जेस लाइक चार्जेस है, मतलब सेम टाइप के, इसलिए रिपल्सिव फोर्स दिख रहा है। तो दोनों चार्जेस की वजह से कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहा है। नेट फोर्स कहां लगेगा, तो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, यहां पे एफ नेट की वैल्यू। तो इस एफ नेट की वैल्यू को निकालना है कुछ इस फॉर्म में, तो उसके लिए आप लोग को वैसे ही मालूम होगा, वेक्टर में पढ़े हो, ये फॉर्मूला लग जाएगा, वो होगा f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। थीटा मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना उसकी बात हो रही है, थीटा, और ये सभी के सभी अंडर रूट में रहेंगे। तो यहां से आप लोग एफ नेट की वैल्यू निकाल सकते हो ऐसी कंडीशन के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म के आपको देखने को मिलने वाले। आगे बढ़ने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लेते हैं। याद है अभी थोड़ी देर पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। नॉर्मल जब आप लोग ऐसे लिखते हो तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन, जो होती है परमिटिविटी, ये लिखी हुई है परमिटिविटी। जब मैं एप्सिलॉन नॉट लगा देता हूं उसका मतलब परमिटिविटी इन एयर, और जब मैं एप्सिलॉन के बाद आर लगा देता हूं तो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये चीज याद रहेगी। कई बार क्या होता है हम लोग एप्सिलॉन के बाद एम भी लगा देते हैं, ऐसा ये कहते हैं कि ये परमिटिविटी किसी मीडियम की है। अब वो एयर की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि ये परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी बेसिकली दो चार्ज के बीच के फोर्स को अफेक्ट करने का काम करती है। मतलब ये बेस्ट फ्रेंड है आपकी जिंदगी का, आपकी और आपकी बंदी के बीच में खलल डालता रहता है, बीच में बार बार रिलेशनशिप खराब करता रहता है। तो याद रखिएगा अगर परमिटिविटी का इफेक्ट ज्यादा हुआ तो दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो कम हो जाएगा। तो परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स दोनों के बीच में कम हो जाएगा, और अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स एक दूसरे चार्जेस के बीच में ज्यादा होगा। सेम वही एग्जांपल, बेस्ट फ्रेंड अगर आपकी रिलेशनशिप के बीच में घुसेगा तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, लेकिन अगर वो कितना भी घुस रहा है और आपकी वैल्यू इससे अफेक्ट ही नहीं हो रही है तो प्यार ज्यादा रहेगा, फोर्स ज्यादा रहेगा और परमिटिविटी लग ही नहीं पाएगी। आई होप क्लियर है।
तो दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना कि परमिटिविटी जब ज्यादा होती है इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी स्पेसिफिक मीडियम की बात हो रही है, उस टाइम पे मीडियम पे फोर्स भी कम लगता है। लेकिन कहीं पे परमिटिविटी कम लग रही है इसका मतलब ये 100% गारंटी कि वो फ्री स्पेस या वैक्यूम होगा, मतलब एयर की बात हो रही है। तो एयर में हमेशा परमिटिविटी कम लगती है, इसलिए उसको हम लोग एक नए डिनोशन से नाम दे दिए एप्सिलॉन नॉट। और जहां परमिटिविटी कम लगती है वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा रहता है, तो एफ नॉट पे मैक्सिमम फोर्स आपको देखने को मिलेगा। और किसी मीडियम में परमिटिविटी ज्यादा लगेगी, वहां पे मीडियम पे फोर्स कम लगते हुए देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू एयर के। ये चीज याद रहेगी, मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया हूं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए अगर हो सके तो, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनेशन में भी आपको गिवन रहती है, तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। परमिटिविटी तो समझ में आ गई आपको। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम ज्यादा है या कम है वो बताती है रिलेटिव परमिटिविटी। उसको निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ किसी मीडियम की परमिटिविटी टू दी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे भी बना सकते हो मीडियम के फॉर्म में, जैसे मैंने यहां पे बनाया। अभी मैंने आपको बताया था कि एयर की परमिटिविटी अलग है, मीडियम की परमिटिविटी अलग है। इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग मीडियम है, मीडियम में भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कोई चार्जेस हैं जो एयर में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं या फ्री स्पेस में देखने को मिल रहे हैं, तो उनके बीच में फोर्स लग रहा हुआ, क्या लग रहा होगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट लगाया मतलब एयर वाली बात हुई है, इसलिए यहां पे हम लोगों ने एयर के लिए डिनोट कर दिया। मैंने ये कहा कि वही चार्जेस को मैंने मीडियम पे भी डाल दिया, कोई स्पेसिफिक मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस मीडियम के लिए फोर्स क्या होगा, F विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां पे आएगा M आ जाएगा। क्लियर है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो दो आप लोग के फोर्सेस आपको यहां पे मिल गए, एक एयर के लिए एक मीडियम के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, एयर को मीडियम से डिवाइड करा दे रहा हूं। जैसे मैं डिवाइड कराऊंगा तो सीधी बात है 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 से कट जाएंगे, R स्क्वायर से कट जाएंगे, तो यहां पे बचेगा क्या, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बच रहा है या एप्सिलॉन एम बच रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा नीचे चला जाएगा। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ नॉट अपॉन एफ एम विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से भी आप लोग का एक नया फॉर्मूला निकल गया, तो ये भी याद रख लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने लिया हूं मेरी बुक के पेज नंबर 4 से, वहां पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसको मैं डिकोड कर देता हूं। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे 3 चार्जेस है, एक है Q1 चार्ज, दूसरा है Q2 चार्ज और तीसरा है आप लोग का Q3 चार्ज। तीनों की वैल्यू Q के बराबर है और इनके जो साइड्स है दोस्तों उसको इसने कहा है कि LL साइड्स आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग बीचों बीच एकदम बीचों बीच Q चार्ज को लेकर आ जाए, ये चार्ज को लेकर आने की वजह से ये तीनों चार्जेस इस पे फोर्स लगाएंगे, तो आखिर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कितना लगेगा अगर इसको इनके सिस्टम के बीचों बीच रख दिया जाए, तो वो आप लोग को पता करना है। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो ये है Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, पहला वाला चार्ज है, तो अभी पहला वाला जो चार्ज है दोस्तों ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, लेट्स से ये लगा दिया F1। Q2 चार्ज है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा आप लोग का F2। थर्ड चार्ज है तो ये भी थर्ड चार्ज इस Q चार्ज पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, ये लगाएगा आप लोग का F3। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 फोर्सेस आपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे आप लोग को इसी पे ही नेट फोर्स निकालना। नेट कैसे निकालोगे यार, सभी अलग अलग भग रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो। कहां निकलेगा, बीचों बीच ऊपर की तरफ निकलेगा। लेट्स से उसका नाम दे देते हैं F नेट या F डैश। और जब ये F डैश निकल जाएगा और F1 इन दोनों के बीच में फिर नेट फोर्स निकाल देंगे, तो आप लोग का फाइनल फोर्स निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सारे Q की वैल्यू Q के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। हमने अज्यूम करे यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू AO, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू OC, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू OB, ये सभी के सभी इक्वल है, तो इसको हम लोगों ने X नाम दे दिए। मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स कितना बनेगा, K Q कैपिटल Q अपॉन X का स्क्वायर। सेम यहां पे भी ऐसे ही बनेगा, सेम यहां पे भी, क्योंकि साइड सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे फोर्सेस F के बराबर है यहां पे, और F की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए यहां पे हम लोग फोर्स निकालने वाले हैं। देखो मैं प्यार प्यार से समझा रहा हूं, बिकॉज कई लोग ऐसे जिनको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं उनको एकदम धीरे धीरे करके समझा रहा हूं। जो प्रो लोग हैं उनकी बात अलग है। तो वही जो डायग्राम था उसकी चीजों को मैंने यहां पे बना दिया। सबसे पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। उसमें से पहले ध्यान देने से पहले अगर ध्यान दे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे होंगे दोस्तों, ये सारे के सारे 120, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, 360 हो गया।
क्योंकि सब एक दूसरे से बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। वो कहां निकलेगा, बीचों बीच ऊपर की तरफ, लेट से एफ डैश निकलेगा। अगर मुझे इन दोनों को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो f2 का स्क्वायर प्लस f3 का स्क्वायर प्लस 2f2 f3 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। और f2 और f1 की वैल्यू क्या है, वो है आपकी f। तो सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है, f2 की जगह पे f, इसकी जगह पे f, यहाँ पे f आ गया और cos 120 डिग्री। तो f2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ f2 हो गया, यहां से 2f2 का स्क्वायर बन गया, cos 120 डिग्री जो होता है वो होता है -12। तो 2 से 2 यहां कट जाएगा, तो वैल्यू यहां पे f2 का स्क्वायर बचेगी और f डैश की वैल्यू अल्टीमेटली f आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि रिजल्टेंट की वैल्यू आप लोग की कितनी आ गई, f आ गई। अब आपके पास बचे हुए ये वाला और ये वाला, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो अब हमें इन दोनों के लिए निकालना है, क्योंकि ऊपर का रिजल्टेंट की वैल्यू निकल गई, नीचे की f1 की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट से इसको f1 f डैश ले लेते हैं, इसको -f1 ले लेते हैं। f डैश की वैल्यू भी f ही आई थी और f1 f2 f3 की सारी की वैल्यू क्या थी, f ही थी। तो अल्टीमेटली f नेट की वैल्यू यहां से 0 निकल गई। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, हर चार्ज अपने अराउंड में एक फील्ड बनाता है, जिससे कि वो दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सके। या तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उस फील्ड से, या तो उससे उनको रिपेल कर सकता है। तो हर चार्जेस अपने अराउंड में एक फील्ड बनाते हैं, जिससे कि वो दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो जो पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं दोस्तों, वो अपने से बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरीके से, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस रहते हैं वो अपने से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस हमेशा फील्ड बाहर की तरफ कर रहा है, नेगेटिव अंदर की तरफ। तो ये कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं फील्ड देने का काम कर रहा है, ये लेने का काम कर रहा है। तो दोनों को साथ में कर दोगे तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देने वालों को साथ में कर दोगे और लेने वालों को साथ में कर दोगे तो वो थोड़ी ना एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी वजह से तो वो रिपेल कर रहे थे। चार्जेस की बात कर रहा हूं। इस चैप्टर में आपको दो टाइप के चार्जेस की बात होगी। एक है पॉइंट चार्जेस, जो कि नॉर्मल चार्जेस है कुछ इस तरीके से, जो अभी तक के पढ़ रहे थे, जिनका खुद का मैग्नीट्यूड है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दूसरे होते हैं दोस्तों टेस्ट चार्ज। ये किस्म से वैनिशली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। मतलब ये किस्म से चूहा है, एक्सपेरिमेंट करना है तो इनको यूज कर लो। इनकी खुद की मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इनकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, दूसरों से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। और कहां काम आते हैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, अब इसकी फील्ड को पता करना है तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज को लूंगा और इसके करीब इसको फेंक दूंगा। टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, खुद का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैं इसको जानबूझ के उठाऊंगा और इसके करीब लेकर आ जाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसके करीब इसको लेकर आने की कोशिश करूंगा, मान लो ये यहां पे आ गया, तो ये चार्ज ने अगर इसको रिपेल कर दिया तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। या अगर इस चार्ज ने इसको यहीं पे रोक लिया, इससे ये समझ में आएगा कि इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना। तो 101% ये गारंटी है कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे टेस्ट चार्ज का यूज किया जाता है सिर्फ पता करने के लिए कि ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक टॉपिक आप लोग को मालूम होना चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मान लेते हैं कि एक चार्ज है, इस चार्ज के करीब में मैंने टेस्ट चार्ज को लेकर आया। आप सभी लोग जानते हो कि ये पॉइंट चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ में। कितना फोर्स, कूलम्बियन फोर्स बराबर, जिससे कि ये दूर फेंका जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। मैंने इसको जो करीब लेकर आया, मान लीजिए एक डिस्टेंस पे लेकर आया, लेट से वो है r डिस्टेंस। अगर इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया जिससे कि दूर फेंका गया, तो पक्का इसकी इंटेंसिटी बड़ी स्ट्रांग होगी। तो आखिर इंटेंसिटी होती क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है दोस्तों, वो होती है इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स जो उस पे लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज पे कितना लग रहा है, F लग रहा है, अपॉन जो चार्ज पे लग रहा है फील्ड का इन्फ्लुएंस, वो कौन है, Q0। तो Q0 यहां पे लगा दो। फोर्स कितना लग रहा होगा दोस्तों, फोर्स उतना ही लग रहा होगा जो कूलम्बियन फोर्स लगता है, Q0 अपॉन r का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो मैंने यहां पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, Q0 से Q0 को हटा दिया, और यहां से निकल के आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की। ये कितना बड़ा दादा है, कितना इंफ्लुएंस लगा सकता है इस पे, तो इतना लगा सकता है KQ अपॉन r का स्क्वायर। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कूलम्बियन फोर्स के अंदर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, यहाँ पे सिर्फ Q अपॉन r स्क्वायर होता है। वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। और मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है, उसके वजह से अगर आप लोग को पता करना है कि कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, तो क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन वाला फॉर्मूला लगा देना आप लोग। आई होप आप लोग यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। जैसे आप जानते हो कि हर चार्ज अपने अराउंड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिससे कि वो चार्जेस को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर सके, चाहे अट्रैक्टिव फॉर्म में या रिपल्सिव फॉर्म में।
लेकिन हम इंसानों को इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखती नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करें, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लिए जिससे कि हम ये समझ सके विजुअलाइज फॉर्म में कि ये फील्ड किस तरीके की है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी फॉर्म में बनाया कुछ इस तरीके से कि पॉजिटिव की फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव की अंदर की तरफ आती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी चीजें आपको समझाती भी है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो जाती है नेगेटिव में। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड निकलेगी और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। यहां से फील्ड निकलेगी, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। यहां से फील्ड निकलेगी, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे सोच लेते हैं कि अगर पॉजिटिव के सामने कोई नेगेटिव चार्ज ना हो, सिर्फ ये सिंगल चार्ज हो, इसके पास कुछ ना हो, तो ये फील्ड कहां तक जाएगी? तो दोस्तों ये जो फील्ड है ये जाएगी इनफाइनाइट तक के। गाइस जो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब मान लेते हैं इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कहा कि बताओ इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रही है, किस डायरेक्शन में देखने को मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंशियली ड्रॉ कर दूंगा और बता दूंगा कि भैया इस तरफ है इसका डायरेक्शन, खत्म कहानी। अगली प्रॉपर्टी बेसिकली हमारी ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे ये दो चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब है तो ये कभी मिलना ही नहीं चाहेंगे एक दूसरे से। इंटरसेक्ट का मतलब ये कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉजिटिव चार्ज की आ रही है और लेट्स से ये एक और पॉजिटिव की आ रही है और ये एक दूसरे को काटते हुए चले जाए। जिंदगी में भले ही आपका काट के चले जाए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं कट करती है। अगली प्रॉपर्टी बेसिकली ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ब्रेक नहीं लेती है। जैसे वो आपको बोल रही होंगी ना कि यार मैं बहुत थक गई हूं इस रिलेशनशिप से, अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग यार एक स्पेस ले लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो ये उनकी तरह नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकली तो वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं यहाँ आकर रुकी और फिर आगे बढ़ जाए, ऐसा कोई गैप वैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी टाइप का क्लोज लूप नहीं बनाती है। जैसे कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, नेगेटिव में जाके खत्म हो गई, वहां से वापस नहीं आ रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू देयर सरफेस। अज्यूम कर लेते हैं ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से निकलेगी। लेट्स से यहां से भी निकल रही तो यहां से ऐसे निकलेगी, यहां से निकल रही तो यहां से भी निकलेगी, यहां से निकल रही है तो यहां से भी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ जाता है कि अनलाइक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाया तो कुछ ऐसी बनेगी जहां पे पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट होगी। और अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस के लिए अगर पूछे लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ऐसे बना देना जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाह रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, उसको जल्दी से आप लोग को अटेंड करना है और अटेंड करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग को पेज नंबर 7 में मिल जाएगा मेरी बुक के। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज है, इसको बनाना पड़ता है। बेसिकली करना क्या है, इसको बनाने के लिए आपको दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस की जरूरत है, लाइक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। इनको कुछ ऐसा सेपरेट कर दो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l हो जाए। 2l मतलब 12 नहीं, 2l मतलब 2l। एनसीईआरटी में 2a दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ए कर लो, एल कर लो, बात एक ही है। अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है इस डायपोल की स्ट्रेंथ को। और होता क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब Q इंटू 2l इनके बीच की जो डिस्टेंस थी। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। तो ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही मूव करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डेरिवेशन के पोर्शन को। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि हमें ना एक डायपोल लेना है। जैसे आप लोग का डायपोल दिख रहा है, इस डायपोल के सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे पता करना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। फिर हम लोग को इसकी इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले जो डेरिवेशन का पहला पोर्शन है, एक्सियल पोजीशन में हम लोग पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मैंने क्या करा, ये रहा डायपोल, जैसे देख रहे होंगे ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2l। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आप लोग का हो गया यहां से डायपोल। तो डायपोल के एक्सियल पोजीशन क्या होती है, एक्सिस वाली पोजीशन। तो मैंने क्या करा कि एक्सिस के एक स्पेसिफिक पॉइंट P पे मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आने वाली है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या करा है, सेंटर पॉइंट दिया है, उसको O नाम। आप जानते हो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होती है, 2l होती है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों, ये l हो गई। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, l हो गई। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जानबूझ के कि O से लेकर
P तक की जो डिस्टेंस है इसको अज्यूम कर ले रहा हूं कि ये लेट से x है, कि फर्स्ट चार्ज से P पॉइंट तक की क्या डिस्टेंस होगी, यहां से लेकर यहां तक x है, x से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो L हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट वाले चार्ज से लेकर P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आप लोग की x प्लस L। दूसरे वाली चार्ज की डिस्टेंस P तक की क्या होगी, तो अगर आप अच्छे से ध्यान दे पा रहे होंगे तो आप खुद ही बता दोगे कितनी होगी। यहां से लेकर यहां तक के x है, अगर L माइनस कर दूं तो इतनी वैल्यू निकल जाएगी, तो यहां से यहां तक क्या हो गया x माइनस L। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास यहां से निकल चुकी है। मुझे क्या करना है, इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता करना है। नेगेटिव चार्ज अपने अराउंड पे एक फील्ड तो बना ही रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस तरीके से बन रही होगी। तो सेम ऐसे यहां पे भी अंदर की तरफ बन रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हर तरफ बना रहा होगा। तो सेम ऐसे ही एक्सियल पॉइंट पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो P पॉइंट पे पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आपको बनते हुए देखने को मिलेगी, लेट्स इसका नाम दे देता हूं E1। दूसरे वाले चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, वो बन रही होगी आप लोग की E2। अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो आपने ध्यान जरूर दिए होंगे कि E1 छोटा बनाया E2 बड़ा बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि याद है आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, P पॉइंट और फर्स्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम दिख रही है। सेकंड वाले चार्ज की P पॉइंट के कंपैरिजन में डिस्टेंस कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ी दिख रही है। आई होप क्लियर है। हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आने वाली है ये आप लोग को बेसिकली बताना है। तो मैंने क्या करा है, यहां से आप लोग के लिए E नेट की वैल्यू निकाल ली। E नेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, E1 प्लस E2 करके। तो मैंने यहां से लिया E नेट विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2, लेकिन E2 जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में E1 का डायरेक्शन है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव यहां से ले लिया। थोड़ा सा रीअरेंज किया तो क्या बना, E2 माइनस E1 आप लोग का यहां से E नेट की वैल्यू बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है और यहां पे पुट कर देनी है। बट E होता क्या है, E होता है आप लोग का KQ अपॉन R का स्क्वायर। तो पहले वाले चार्ज के लिए R क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, मतलब पहले वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, वो बनेगी KQ अपॉन x प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी ये P पॉइंट तक की। दूसरे वाले के लिए क्या बनेगी, KQ अपॉन ये वाली डिस्टेंस मतलब x माइनस L का स्क्वायर। तो ये E2 E1 की वैल्यू बन गई। तो यहां पे E2 की वैल्यू ये पुट करेंगे, यहां पे E1 की वैल्यू ये पुट करेंगे। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से बन जाएगा थोड़ा सा। अब यहां पे KQ दिख रहा है, दोनों को कॉमन निकाल लिए। अब यहां पे आप लोग को एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लिया कैसे जाएगा ऐसी चीजों के लिए, तो नीचे वाले को टर्म्स को हम लोग इनटू कर देंगे। इस वजह से मैंने यहां पे देखो लिखा है x माइनस L का होल स्क्वायर इनटू x प्लस L का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये वाली टर्म यहां आ जाएगी, x प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में जो माइनस है वो आएगा, ये वाली टर्म यहां चली जाएगी, x माइनस L का होल स्क्वायर। ये बचपन की एलसीएम मेथड है और कुछ भी नहीं है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहां पे देखो x प्लस L का होल स्क्वायर है, आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2xl। तो मैंने वही चीज को देखो यहां पे पुट कर दिया। आई होप क्लियर है। फिर माइनस आ गया आप लोग का, और फिर हम बढ़ गए आगे की टर्म में जो है x माइनस L का होल स्क्वायर। क्या होता है x माइनस L का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2xl। तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने यहां पे वही टर्म को पुट कर दिया। अपॉन में ध्यान से देखा जाए तो x माइनस L का स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स है, x प्लस L का स्क्वायर 2 टाइम्स है। तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, अपॉन वाली चीज को समझा देता हूं अलग से। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस L 2 टाइम है तो 2 टाइम अलग लिख दिया, x प्लस L 2 टाइम है तो 2 टाइम अलग अलग मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, x माइनस L x प्लस L क्या होता है, x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो एक x माइनस L एक x प्लस L मिलकर बन गया x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये दूसरा वाला x माइनस L और x प्लस L मिलकर बन गया x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्या ये 2 टाइम हो गए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2 टाइम्स। आई होप क्लियर है। तो दोस्तों उसी वैल्यू को देखो, ये जो वैल्यू थी ना उसको अभी जो सिंप्लीफाई करे हम लोगों ने, इसी वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, बस और कुछ भी नहीं है। बेसिक मैथ्स चल रहा है, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहां से। तो मैंने यहां से ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो बाहर माइनस था तो ये भी माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो टर्म ऐसी हो गई, बाकी नीचे वाली चीज सेम टू सेम। ध्यान अगर दे रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
एल स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी के क्यू 4 टाइम्स ऑफ एक्सएल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2 टाइम्स। तो वही चीज आप लोग की यहां पे आ चुकी है। अब क्या मैं 2 को तोड़कर 2 लिख सकता हूं? देखो ध्यान से देखो, ये 4 था, 4 एक्सएल था, तो मैंने इसको क्या करा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 एक्सएल ऐसा करके, और मैंने इनकी कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया। जैसे एक लिख दिया 2x और 2l, दोनों को इनटू कर दूंगा तो 4xl ही आएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू रखने वाला हूं। वो क्या होती थी, P विच इज इक्वल टू Q इंटू 2l। तो क्या Q दिख रहा है यहां पे? आप बोलोगे दिख रहा है भैया। क्या 2 और L दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इनको रिप्लेस करके क्या रख दिया हम लोगों ने, P रख दिया। बचे हुए टर्म K आप लोग का ये रहा, 2 यहां से आ गया और बचा हुआ x ये आ गया, अपॉन की वैल्यू सेम टू सेम। दोस्तों एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि जो डायपोल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा छोटी होती है एज कंपेयर टू x के। आप बोलोगे भैया जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाए थे वो तो अलग था, ये अलग है। तो एक्चुअल में ना भाई डेरिवेशन को समझाने के लिए मेरे को उस तरीके का डायग्राम बनाना पड़ा, बट एक्चुअल में कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो x इतना ज्यादा बड़ा है l से, इस वजह से हम लोग जहां पे भी l या l स्क्वायर टाइप की चीज हमको जहां पे भी दिखेगी उसको 0 ले लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो ये रहा l स्क्वायर, x इतना बड़ा है कि l स्क्वायर को हम लोग 0 ले लिए, तो इसकी वैल्यू यहां पे 0 हो गई। x स्क्वायर माइनस 0 की पावर 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर की पावर 2 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स आप लोग का यहां से हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, एक x को एक x से काट देंगे, तो यहां पे बच जाएगी 3 टाइम्स वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2kp अपॉन x की पावर 3 टाइम्स, और k की वैल्यू पुट कर दे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ p अपॉन x की पावर 3 टाइम्स। तो ये निकल के आ गई एक्सियल वैल्यू, किसी भी डाइपोल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती है उसकी वैल्यू। तो यहां से वैल्यू निकल के आ गई कि किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट p पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो आप लोग की ये रही। अभी जो हम लोगों ने समझे वो ये था कि एक्सियल पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम जानेंगे कि इसके मतलब डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसको हम लोग को समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जहां पे हम लोग को एक डाइपोल लेना है। डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अभी इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, जैसे ये डाइपोल है तो डाइपोल के परपेंडिकुलर वाली पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मान लेते हैं यहां से मैंने डैश 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 ऐसा डिनोट कर दिया, तो इसमें से किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से मैंने कहा कि ये रहा एक पॉइंट, इस M पॉइंट में मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, डैश डैश यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ इस तरीके से। आप जानते हो O से लेकर P तक के डिस्टेंस को x माने थे, तो ऐसे यहाँ पे O से लेकर जहां तक के निकालना है उसके डिस्टेंस को मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ, और जो साइड वाली लेंथ है ना इसको लेट से मैंने R मान लिया। अब बेसिकली R क्या है, इसको हम लोग पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल ले ले तो R विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बोथ साइड अंडर रूट कर दूंगा तो R की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी काम आएगी, ये भी आप लोग के, ये भी काम आएगी, दोनों काम आएगी। अब ध्यान से देखिए, ये रहा आप लोग का पहला चार्ज, ये रहा आप लोग का दूसरा चार्ज। तो पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आते हुए दिखेगी, अंदर की तरफ आते हुए दिखेगी इवन। दूसरे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए, और पहला वाला नेगेटिव था। अब ये दो आप लोग को डायरेक्शन मिल गई, आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन चाहिए, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन के एकदम बीचों बीच से आप लोग को ई नेट की वैल्यू निकलते हुए देखने को मिलने वाली। तो आप लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E विच इज इक्वल टू KQ अपॉन R का स्क्वायर। अब वहां पे R डिफरेंट था, याद है x प्लस L था एक जगह पे x माइनस L था। यहां पे अगर अच्छे से ध्यान दो तो R की वैल्यू दोनों बार मतलब दोनों जगह सेम है। ऑब्वियसली बात है R आ रही है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि E1 E2 दोनों के दोनों लेट से E के बराबर है, दोनों एक है मतलब सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, KQ अपॉन R का स्क्वायर, और R के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो R के स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E1 बनेगा KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 बनेगा आप लोग का KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है। हमें क्या निकालना है, E नेट की वैल्यू निकालना। तो E नेट ये निकालना। वहां पे तो बड़ा इजीली कर रहे थे, E1 प्लस E2 करके, E1 जो था माइनस में था तो E2 माइनस E1 हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट उसको इजी बनाते। तो लेट से ये रहा आप लोग का वही M पॉइंट, मैं सिर्फ इतने को ड्रॉ किया हूं, समझे ना, सिर्फ इतने वाले पोजीशन को आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या आया था आप लोग का, यहाँ आया था E2, यहाँ आया था आप लोग का E1, और ये था आप लोग का E नेट। मुझे E नेट की वैल्यू ही पता करनी है। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हमने थीटा दिए, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है उसका नाम थीटा दिए।
हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के साथ खेलेंगे। E2 की वैल्यू यहां कितनी बनेगी वो पता करेंगे, E2 की वैल्यू यहां कितनी बनेगी वो पता करेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको समझा देता हूं। मान लो जैसे ये A है, A को मैं कह रहा हूं कि इस तरफ बताओ तो क्या है, तो जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे A के साथ cos थीटा लग जाएगा, और जिस तरफ एंगल नहीं बन रहा है उस तरफ बन जाएगा A sin थीटा। ये याद रख लेना आप लोग। इस वजह से यहां पे जो E2 है, एंगल इस तरफ बन रहा है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी E2 cos थीटा, और यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आप लोग की E2 sin थीटा। सेम ऐसे यहां पे E1 है, तो E1 एंगल बन रहा है, तो इधर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा E1 cos थीटा, और इधर बन जाएगा आप लोग का E1 sin थीटा। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे हमको मतलब ही नहीं है। हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इधर इधर की मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारी ई नेट की वैल्यू वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आप लोग की E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और आप जानते हो E1 E2 एक दूसरे के बराबर है, इसलिए दोनों E हो जाएंगे, या 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा हो जाएंगे। ऐसा कैसे, E1 E2 बराबर है इसलिए, तो E नेट की वैल्यू इतनी मिल गई। अब ये cos थीटा कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए हमें वापस से ट्राइंगल में आना पड़ेगा, और सिर्फ इतने से पोजीशन पे हम लोग को ध्यान देना होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके अकॉर्डिंग देखो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, जो लंबा वाला है वो आप लोग का हाइपोटेनियस हो गया, छोटू वाला जो है आप लोग का वो आप लोग का बन गया बेस। तो नीचे वाला बेस है मतलब L, और हाइपोटेनियस कौन सा है आप लोग का R है, तो cos थीटा की वैल्यू बन गई L बाय R। तो अब हम लोग को सारी वैल्यूज रखनी है, तो E नेट की वैल्यू कितनी थी, 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू अभी निकाले L बाय R। E की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करे थे, वो थी KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। तो देखो ये रही वो वैल्यू, और यहाँ पे दिख रहा है R, ये R पुट करा गया, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये चीज को मैंने यहां पे पुट कर दिया इनटू E की वैल्यू ये पूरी वाली, L ऊपर, और R की वैल्यू ये रही। मुझे एक बात बताना, क्या ये 1 टाइम है, आप बोलोगे हाँ, और ये अंडर रूट में, तो क्या मैं इसे हाफ टाइम लिख सकता हूं, तो क्या यहाँ पे अंदर की वैल्यू सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2, तो नीचे की वैल्यू कितनी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर में 2 से 2 कट जाएगा, तो ये नहीं आएगा, वैल्यू बनेगी कुछ इतनी। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि x इतना बड़ा होता है एक्चुअल में L से, कि L स्क्वायर जो उसको नेगलेक्ट ले लेना आप लोग को, क्योंकि एक्चुअल डायपोल बहुत करीब होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे दिख रहा है L स्क्वायर, तो इसको आप लोग को 0 ले लेना है। अब ये वाली टर्म में ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर तो 0 हो गया, इंटू 3/2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, x की पावर 2 टाइम्स की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए x की वैल्यू 3 टाइम्स बची। तो सेम यहाँ पे भी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी जो वैल्यू बचेगी आप लोग की, वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ kp अपॉन x की पावर 3 टाइम्स, और k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अल्टीमेट वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x की पावर 3 टाइम्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सियल की वैल्यू 2 टाइम्स है E इक्वेटोरियल के। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ये रहा आप लोग का पॉजिटिव, मतलब ये रहा आप लोग का Q1 चार्ज, और ये रहा आप लोग का Q2 चार्ज, दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आप लोग को यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर के आसपास में एक दूसरे से दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पे कितनी आने वाली है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग को टुकड़े टुकड़े में चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो पॉइंट ए के लिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट ए पे अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे, मैं काम करता हूं पॉइंट ए के लिए अलग से ही पूरा एक इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं कि ये रहा आप लोग का पॉइंट ए। तो ध्यान से देखना, पहले वाले चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बन रही होगी, इसी तरफ बन रही होगी, तो इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले वाले चार्ज की वजह से बन रही है मतलब E1 दे देते हैं पॉइंट ए पे, इसलिए E1A नाम दे देता है। दूसरे वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, अंदर की तरफ ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसलिए अंदर आएगी, तो इसकी वैल्यू से सीधी बात है, मतलब E1 भी इसी तरफ जा रहा है और E2 भी, मतलब E2 बोल रहा हूं, मतलब हाँ E2 ही होगा, E2 भी उसी तरफ जा रहा है, तो लेट्स से E2 भी उस तरफ जा रहा है, तो E2 पॉइंट ए के लिए इसलिए ए ले लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्जेस की, दोनों के दोनों पॉइंट ए से उस तरफ, मतलब टुवर्ड दी राइट की तरफ आप लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग एट पॉइंट ए के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1A और E2A दोनों को निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देना, मतलब E नेट की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देना। तो E1A बनेगा क्या, E1A बनेगा आप लोग का KQ अपॉन R का स्क्वायर, और E2A बनेगा आप लोग का सेम KQ अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q
2 हो जाएगा। k की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कितनी होती है, वो होती है 9 इंटू 10⁻9। q1 की वैल्यू क्वेश्चन नहीं दी हुई थी 10⁻8, तो यहां से हो जाएगा 10⁻8 अपॉन r की वैल्यू क्या होगी, तो पहले वाले चार्ज की a तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक के 0.5 थी, तो यहां से लेकर यहां तक के 0.05 होगी। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे वैल्यू बन जाएंगी 0.05 का होल स्क्वायर। सेम नीचे E2 के लिए k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q2 के लिए Q2 था यहां पे -10⁻8 था आप लोग का। R2 क्या बनेगा, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो बनेगी वो 0.5 यहां पे भी बन जाएगी। तो सेम आप लोग की वैल्यू यहां पे भी आ गई। दोनों को सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। तो जो दोनों की वैल्यूज आप लोगों ने निकाले होंगे वो इतनी आ गई होगी। एक बार चेक करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग का भी यही आंसर है। यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना, माइनस नहीं रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें क्या पता करना था कि एक्चुअल डायरेक्शन जो दोनों की, देखो दोनों की डायरेक्शन इधर ही इधर जा रही थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट ए से इस तरफ में आप लोग का EA होगा। तो EA एक्चुअल कितना है, तो EA हो जाएगा आप लोग का E1A प्लस E2A। दोनों में से माइनस क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, और दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर देंगे। वैल्यू आ जाएगी 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और किस तरफ जा रहा है, तो आप लोग बता सकते हो कि जो EA है ये जा रहा है राइट, आप लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल डायग्राम में आप बता सकते हैं इस पॉइंट से इस तरफ में आपका EA है और उसकी वैल्यू जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करे। सेम ऐसे ही आप लोग को B पॉइंट के लिए बनाना है। तो B पॉइंट पे देखो पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनते हुए देखने को मिलेगी, तो पहले वाले की वजह से इसलिए E1 और पॉइंट B के लिए इसलिए E1B नाम दे दिया। दूसरा वाला चार्ज भी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंफ्लुएंस करेगा, थोड़ी कम करेगा लेकिन करेगा, तो ये कितना हो जाएगा E2B। तो ये दोनों को आप लोग को निकालना है सेम वैसे ही मेथड से जैसे अभी निकाले। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको पूरा सॉल्व करें, आपका ये आंसर आने वाला है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है तो EB कैसे सॉल्व हुआ तो आप लोग को मिल जाएगा मेरी बुक के अंदर। अब बात कर लेते हैं एट पॉइंट C के लिए आप लोग को कैसे निकालना है। तो अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो पहले वाला चार्ज जो है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आपको बना रहा होगा। लेट्स से इसका नाम दे देते हैं E1। पॉइंट C के लिए इसलिए E1C नाम दे दिए। नेगेटिव चार्ज है तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बना रहा होगा, इसका नाम दे दिए E1। सेकेंड चार्ज है इसलिए E2C नाम दे दिए। तो E1C E2C दोनों की वैल्यू निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीचों बीच से निकल जाएगी, जो आप लोग को कैलकुलेट करना है, जिसकी वजह से आप लोग का C की वैल्यू निकल जाएगी। अब E1C और E2C की वैल्यू निकाल रहे हैं KQ1/R², KQ2/R² हो जाएगी। तो K की वैल्यू तो दोनों में सेम है, Q1 Q2 की वैल्यू भी लगभग दोनों में सेम है। R में हम लोग को कंफ्यूजन है फॉर C पॉइंट के लिए। तो अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 0.1 है, यहां से लेकर यहां तक के 0.1 है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे भी 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जल्दी से चेक करें अपनी। तो क्या आप लोग की भी यही वैल्यूज निकल के आ रही है? अगर ये वैल्यू निकल के आ रही है इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किए हो। लेकिन हमें निकालना है E नेट की क्या वैल्यू है आखिर। तो वापस से आते हैं डायग्राम में। E नेट की वैल्यू आप लोग को इधर निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लोग का एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे बन रहा है आप लोग का एंगल थीटा। सीधी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे आप लोग का 60 डिग्री बन रहा होगा, तो यहाँ पे भी आपका 60 ही बन रहा होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो 60 डिग्री यहाँ पे भी बन रहा होगा और यहाँ पे भी आपका 60 डिग्री बन रहा होगा। हमें E1C को यहाँ निकालना है तो क्या बनेगा, E1C cos थीटा, और यहां पे निकालना आप लोग का E2C, तो वो बन जाएगा E2C cos थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं E नेट की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, E नेट विच इज इक्वल टू आ जाएगा E1C cos थीटा प्लस E2C cos थीटा। और अभी cos थीटा में cos की वैल्यू कितनी है, तो cos 60 आप लोग को देखने को मिल रहा था। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻³ cos 60 प्लस 9 इंटू 10⁻³ cos 60। तो मैं ये कह सकता हूं ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना किस्म से, 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10⁻³ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है दोस्तों हाफ। तो यहां मैंने हाफ रख दिया, 2 से 2 कट गया। E नेट आप लोग का आ गया 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो यहां से आप लोग का E नेट की वैल्यू C पॉइंट पे कितनी आई है वो आप लोग की निकल गई। तो मैं ये कह सकता हूं
इस सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की इस तरफ जाते हुए दिख रही है। अब मैं आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, ये रहेगा पेज नंबर 8 से मेरी ही इस बुक से। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि दो मेटालिक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिनका रेडियाई ए और बी है। काम करता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा एक मेटालिक ऑब्जेक्ट, ये रहा एक मेटालिक ऑब्जेक्ट, इसकी रेडियस जो है ये है ए और इसकी जो रेडियस है लेट्स से ये है बी। मतलब रेडियस अलग अलग है, मतलब स्फीयर के साइज अलग अलग होंगे। क्वेश्चन ने कहा कि ये दोनों के दोनों कनेक्टेड है एक वायर से, मतलब एक दूसरे से ये कनेक्टेड एक वायर से, और दोनों के दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर जब भी किसी भी वायर से कनेक्ट हो जाएंगे तो होगा क्या, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो करते रह जाएंगे तब तक के जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम है। ठीक है भाई। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस, मतलब आप लोग को E1 अपॉन E2 की क्या वैल्यू आएगी ये पता करना है। अब भी हमने कहा कि पोटेंशियल जो है वो सेम है। अब पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली में सेकंड चैप्टर का पोर्शन है, बट अब यहां आ गया गलती से, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं उसका। V विच इज इक्वल टू KQ अपॉन R होता है। तो पहले वाले के लिए पोटेंशियल क्या बन जाएगा, KQ मतलब Q1 अपॉन R, मतलब यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी A विच इज इक्वल टू V2 के लिए क्या बन जाएगा K, सेकंड चार्ज के लिए Q2 और डिस्टेंस हो जाएगी इनके रेडियस के बीच की B। तो यहां से ये बन गया K से K कट जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू है वो बन गई है A बाय B। तो यहां से ये इक्वेशन को याद रखना। हमें रेशो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, KQ अपॉन R का स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। E2 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ अपॉन B का स्क्वायर। दोनों का रेशो निकालना है, तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा और KQ1 अपॉन A का स्क्वायर अपॉन में KQ2 अपॉन B का स्क्वायर। तो K से K कट जाएगा, B स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, A स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी E1 अपॉन E2 विच इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले ही देखे Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू A बाय B होती, तो इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते, तो वैल्यू बन जाएगी A बाय B इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यहां से एक A कट जाएगा इससे, यहां से एक B कट जाएगा इससे। इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा B बाय A। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए होने वाला है। बाकी इन सब के प्रॉपर सॉल्यूशन बुक के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। अगर आपने बुक परचेस नहीं करे तो आज ही परचेस कर सकते हो। बहुत धमाकेदार बुक है, बहुत तगड़े क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर आप लोग के लिए ऐड किया हूं, सो जो आपके फिजिक्स की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया बना देगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रह रहा है कि आप लोग को 4 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q। ये चारों के चारों कॉर्नर पे आप लोग के सेट है और एक स्क्वायर है, तो उसका साइड जो है वो A है। आपको फाइंड आउट करना रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि चार्ज Q पे लग रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपको पता करना है, जहां पे चार्जेस कोने कोने में है और इनके बीच की डिस्टेंस A आप लोग को दी हुई है। अब ये बीच की जो डायगोनल डिस्टेंस है ये कितनी होगी, तो इसको निकालना है अगर आप लोग को, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू बन जाएगी √2A। तो मैं ये कह सकता हूं यहां वैल्यू बन जाएगी √2A। आप लोगों को क्या करना है, इस चार्ज Q पे कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो आपको बताना है। इस Q पॉइंट पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो ये स्मॉल q भी यहां पे लगा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा हूं, लेट से F1। ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो लेट से यहां से बन रहा है आप लोग का F2, और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये बन रहा होगा आप लोग का F3। तो अब यहां पे कैसे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए ये वाले को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए रोक लो। ये और ये जो दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में आप लोग रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे जानते हो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो यहां से आप लोग का एफ नेट की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो यहां से एफ नेट निकला उसके साथ इसको मिला देना, ऐड कर देना, वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग F1 F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे रिजल्टेंट निकल जाए। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में A का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से A का स्क्वायर हो गया। सेम ऐसे ही F2 भी सेम टू सेम ही बन जाएगा। वो कितना बनेगा, F2 विच इज इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A का स्क्वायर। हमें रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है, तो वेक्टर में आप लोगों ने पढ़े होंगे इस फॉर्मूले को, F नेट विच इज इक्वल टू होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, जो कि आएगा अंडर रूट में। तो इनकी वैल्यू को यहां पे आपको पुट करना है।
अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे F1 और F2 एक दूसरे के बराबर है, तो मैं यहां पे ऐसा मान सकता हूं ना कि F1 जो है F2 के ही बराबर है, और लेट से उसको हम लोगों ने F ले लिया, और F की वैल्यू क्या है, Q, कैपिटल Q अपॉन A का स्क्वायर। तो अभी यहां पे डायरेक्ट F की वैल्यू पूरी मत रख दो, कंफ्यूजन हो जाएगा, छोटे करने की कोशिश करो, इसलिए यहां पे हम लोग इसको सिंपली F से रिप्लेस कर देते हैं। तो F नेट की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, तो F नेट की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ F1 हो जाएगा F, तो F का स्क्वायर, F2 हो जाएगा F, तो F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा F, F2 हो जाएगा इनटू में F, और cos थीटा में आप लोग का आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना था, अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोगों ने 90 डिग्री था, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 होने वाली है। तो यहां से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F का स्क्वायर, मतलब यहां से हो जाएगा आप लोग का अंडर रूट 2F। तो ये बन गया आप लोग का नेट वैल्यू, मतलब इन दोनों की जो नेट वैल्यू आई वो यहां से बन गई। आप लोग का F3 भी था, तो फाइनल रिजल्टेंट निकाल लेते Q का, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग का फाइनल फोर्स जो Q पे लग रहा है वो हो जाएगा आप लोग का F नेट जो अभी निकाले, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस ये वाला F जो उसी डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे भैया ये F कितना है, ये तो पता नहीं, तो चलो निकाल लेते हैं। अगर F3 की बात करें तो F3 बनेगा कि Q कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, मतलब Q का स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो कितना होगा वो अंडर रूट 2A का स्क्वायर, मतलब इस तरीके से। तो यहां से वैल्यू कितनी बन रही, K कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर, तो यहां से F3 की वैल्यू इतनी आ गई। थोड़ी देर पहले F नेट निकाले आप लोगों ने, कितना आया था, F नेट आया था आप लोग का अंडर रूट, और F की वैल्यू ये रही, तो इसको हम लोग वहां पुट कर दे, तो ये रख दिया मैंने यहां से F की वैल्यू, F3 की वैल्यू यहां से रख दो, तो ये हो जाएगी K कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2A। तो अगर आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं, K और Q को कॉमन निकाल लेता हूं नीचे से, और यहां से मैंने F3 की वैल्यू यहां रख दिया। मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यहां पे 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहां से स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये वैल्यू यहां पुट किया मैंने, तो ये बन गया आप लोग का। फिर भी आप लोग को लग रहा है सिंप्लीफाई करना, तो मैं क्या करता हूं, यहां से K Q जो है वो कॉमन निकाल लेता हूं, अपॉन में A स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर बचेगा अंडर रूट स्मॉल Q, K बाहर निकल गया, एक यहां से Q रह जाएगा, अपॉन में 2 रह जाएगा। तो ये आप लोग का सिंप्लीफाई होने के बाद एक्चुअल वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्या आप लोग की भी इतनी आ चुकी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, इसका सॉल्यूशन पेज नंबर 10 में मिल जाएगा मेरी इस बुक के अंदर, और लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसे हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे। तो जैसे ही आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को डालते हो तो आखिर उसके अंदर क्या होता है, तो एक्चुअल में उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। इसी के ऊपर ये पूरा डेरिवेशन होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, रैंडमली एक डायपोल को इस तरीके से प्लेस कर देता हूं, जैसे आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच के डिस्टेंस देखो, यहाँ पे O, मैं ये कह सकता हूं ये L डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस, और ये है आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म डायरेक्शन पे चल रही है। अब एक चीज ध्यान से देखना, क्या पॉजिटिव चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, कोलंबियन फोर्स कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा आपका इस तरफ में। अब वो कोलंबियन फोर्स आप लोग चाहो तो F which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square के फॉर्म में लिख दो, या फिर अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है F by Q, इसको अगर मैं F which is equal to QE लिख दूं तो ऐसा भी बन सकता है। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं फोर्स जो लग रहा है वो है QE। सेम ऐसी फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसलिए इस तरह में लगेगा QE। एक्सिस के यहां पे भी फोर्स लग रहा है, यहां पे भी लग रहा है, तो होगा क्या, एक्सिस से कोई चीज रोटेट करना शुरू कर देगी, जैसे आप उसके आजू बाजू रोटेट करने लग जाते हो, जैसे वो आपके आसपास आती है तो वो आपके आसपास जो आ रही है वो एक किस्म से इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप जो गोल गोल घूम रहे हो उसके आसपास वो डाइपोल है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां से τ1 और यहां से τ2, इसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, और ये अपनी एक्सिस में गोल गोल घूमना चालू कर देगा। तो अगर ये गोल गोल घूम रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और टॉर्क की क्या वैल्यू निकल के आ रही है इसी को हम लोग को पता करना है। बेसिकली टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरे पास है, फोर्स है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो मैं एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, यहां से एक डैश डैश लाइन यहां से दे रहा हूं,
ये वाली जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है। यहां पे बन रहा है एक एंगल जिसको एंगल थीटा नाम दे दिया, यहां पे बन रहा है एक एंगल, इसको भी नाम दे दिया एंगल थीटा। दोनों में से कोई एक निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये येलो वाली जो है ना ये निकल जाएगी। तो मैं इसको एक अलग से पॉइंट पे बना लेता हूं। ये रहा आप लोग का O पॉइंट, ये रहा एंगल थीटा। ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये रही L। ये निकालना है, इसी को ही तो निकालना है कि कितनी आने वाली है। कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ और एंगल है आपके पास, तो आप साइन थीटा यूज कर लो। साइन थीटा होता है दोस्तों परपेंडिकुलर जिसको निकालना है अपॉन हाइपोटेनियस जो है L। तो बन क्या गया, P विच इज इक्वल टू L साइन थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग की जो बन गई वो बन गई L साइन थीटा। तो ये बन गई L साइन थीटा, सेम ऐसे यहां पे भी बन गई L साइन थीटा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हुआ। अभी मैंने क्या कहा कि देखो ये वाले चार्ज पे फोर्स लगने की वजह से टाउ 1 टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ये वाले चार्ज पे फोर्स लगने की वजह से टाउ 2 टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो टाउ 1 और टाउ 2 दोनों टॉर्क को हम लोग कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके नेट टॉर्क निकालना है। तो नेट टॉर्क क्या बनेगा, टाउ नेट विच इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना था, तो देखो यहाँ पे फोर्स था आप लोग का QE, तो मैंने रख दिया यहाँ पे QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था L साइन थीटा, तो L साइन थीटा आ गया। यहाँ पे था फोर्स QE, तो QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ QEL साइन थीटा आप लोग का बन जा रहा है। और आप लोग को याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P विच इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो ये हो गया Q इंटू 2L। तो इसको रिप्लेस करके P बना दिया गया, बचा हुआ है E है और बचा हुआ है साइन थीटा। तो बन कितना गया, PE साइन थीटा। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, PE साइन थीटा। AB साइन थीटा कितना होता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे, वो होता था A क्रॉस B। तो ऐसी PE साइन थीटा कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। तो इतना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना बिल्कुल जरूरी है। अब अभी आप लोगों ने देखे P साइन थीटा है, मतलब थीटा है, एंगल पे डिपेंड हो रहा है, इसका मतलब केसेस बन सकते हैं। जी हाँ, तो केस नंबर 1 की बात करने वाले हम लोग कि कब टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों टॉर्क मैक्सिमम तब हो सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब साइन 90 या 270 डिग्री हो, क्योंकि साइन 90 270 डिग्री 1 होता है। तो यहां से आप लोग की वैल्यू क्या बनेगी, PE मिलेगी। तो दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। जैसे ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, 270 कैसे बनेगा, ये बन गया 180, ये बन गया 270। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया 270 डिग्री। तो यहां पे आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलने वाला है। दूसरा केस है कि मिनिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, तो मिनिमम टॉर्क तब प्रोड्यूस होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम हो। कब होती है, 0 पे होती है या फिर 180 डिग्री पे होती है। तो 0 या 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 ही हो जाती है, तो इसलिए टॉर्क 0 हो गया, मतलब मिनिमम हो गया। तो इसके लिए हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहां पे देखो 0 मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ जा रही है उसी तरफ हम लोगों ने डायपोल को रख दिया। 180 डिग्री का केस कैसा होगा, बस इसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 0 के केस में, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव उधर चल जाएगा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्म में हो गया। ये 0 डिग्री का केस है, ये 180 डिग्री का केस है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां जा रहा है, याद करो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो इस तरफ जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का है या फिर 270 डिग्री का एंगल है। यहां पे क्या है, ध्यान से देखो 0 डिग्री, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। यहां पे भी पैरेलल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में, मतलब P की वैल्यू इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है और P भी आप लोग का इसी तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो 0 डिग्री के केस को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री के केस को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जामिनेशन में कई बार आप लोग से पूछा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल को अगर आप लोग धक्का मारते हो तो ये हल्का सा हिलेगा, वापस से स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल के अंदर ऐसा नहीं है, अगर आपने हल्का सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो रोटेट करना चालू कर देता है फिर। तो आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें याद रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो चार्जेस आप लोग को दिए हुए हैं, QA QB, दोनों की वैल्यूज आप लोग को गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों सिचुएटेड है इस रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जो A और B का आप लोग को दिया हुआ है एक सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोग को टोटल चार्जेस कितने प्रेजेंट है वो बताना है और डायपोल मोमेंट की वैल्यू बताना है, मतलब Q की वैल्यू भी बताना है, नेट Q की वैल्यू और P की वैल्यू बताना है। तो A को देखकर हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि X Y Z की वैल्यू कहां कहां पे होगी, X Y Z। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि पहला वाला चार्ज ना तो X एक्सिस में ना Y एक्सिस में, दोनों के दोनों Z एक्सिस में। A वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव Z एक्सिस में, मतलब देखो ये रहा आप लोग का X Y Z, तो ये पॉजिटिव Z एक्सिस हो गई और इसी के पीछे बनेगी आप लोग की डैश डैश करके नेगेटिव Z एक्सिस। तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट है A,
यहां पे आप लोग का पहला चार्ज बैठा हुआ है जिसका नाम है QA, जो कितने डिस्टेंस दूर है 15 सेंटीमीटर। दूसरा वाला जो चार्ज है वो -15 में, मतलब कि इस तरफ में ना, इसलिए यहां पे कहीं बैठा हुआ है और ये है 15 सेंटीमीटर। देखो लिखते टाइम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, कोई डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, उसे बताने के लिए कि एक्सेस नेगेटिव साइड में वो बैठा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दो चार्जेस आप लोग को मिल गए। दोनों चार्ज के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हुई 15-15, मतलब दोनों 30 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है। हमें पता करना है पहले नेट चार्ज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेट चार्ज पता करने के लिए हम लोग Q नेट विच इज इक्वल टू QA प्लस QB कर देंगे। QA की वैल्यू आप लोग की ये रही, पॉजिटिव में वैल्यू रख दिया, QB की वैल्यू नेगेटिव में, तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे को काट देंगे। Q नेट की वैल्यू जो है यहाँ से 0 निकल जाएगी। इससे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट चार्जेस है वो 0 है। दूसरी चीज आप लोग को निकालना था P की वैल्यू। तो P की वैल्यू कैसे निकाली जाती है शायद आपको मालूम होगा। P विच इज इक्वल टू होता है दोस्तों Q इंटू, Q की वैल्यू कितनी है कोई भी आप उठा लो, 2.5 इंटू 10⁻⁷ और दोस्तों L है आप लोग का 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, तो ये रहा मीटर में कन्वर्जन। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके जो आप लोग की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आएगी 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम मीटर। क्या आपको भी इतना ही आंसर आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो आप लोगों ने भी क्वेश्चन करे उसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ये आप लोग को पेज नंबर 8 में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा मेरे इस बुक के अंदर, तो आप लोग प्लीज घर में बैठकर इसको प्रैक्टिस करिएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ये आप लोग को पेज नंबर 9 के अंदर मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार आया, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। सेम ऐसे ही मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। ये 2nd और 3rd नंबर के क्वेश्चन, इसको भी करना है। कई बार एग्जाम में आया, 2023 में भी आया, 20 में भी आया। काफी इंपॉर्टेंट है, ये वही डेरिवेशन है जो अभी हम लोगों ने करे हुए, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार प्रॉब्लम आ रही है तो पेज नंबर 7 ओपन कर सकते हैं अपनी बुक का। इसके अंदर आप लोग को पूरा मिल जाएगा, कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्या करना है, सब कुछ आप लोग को प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। और कुछ और क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग को ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, वही डेरिवेशन है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग को यहाँ पे मैंने ऐड करके दिया हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 10 में आप लोग को मिल जाएगा हमारे इस बुक के, तो प्लीज सॉल्व कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे मान लेते एक रैंडम सा सरफेस है, इससे ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही एकदम से, तो इस वजह से यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। किसी भी स्पेसिफिक सरफेस से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होते हुए जा रही है वो आप लोग का फ्लक्स कहलाता है। और फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसी वजह से इसको फाई ई से डिनोट कर रहे हैं। ई डॉट ए, ई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ए है यहाँ पे एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या चीज है तो ध्यान से समझो। तो ऐसा दिखेगा ना लाइन की तरह, इसलिए मैंने ऐसा रखा हो। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा इसके सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर आप लोग को इस तरफ देखने को मिलने वाला है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फ्लक्स के फॉर्मूले में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाता है, तो फाई का फॉर्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखिएगा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज की तरह। तो दोस्तों सीबीएसई आज के टाइम में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है आप सभी लोगों से, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को मैं ये कवर अप करा देता हूं। मेरी बुक के पेज नंबर 11 से आप लोग के लिए लेकर आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। और ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस मैंने मेरी बुक के अंदर ऐड कर दिए, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, फिगर आप लोग को दिया हुआ है, जहां पे एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोग की वो है अल्फा एक्स की पावर हाफ, y पे और z पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा ये कह रहा है। अल्फा की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट करने को कह रहा है कि कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस स्पेसिफिक क्यूब के अंदर से, और क्यूब के अंदर कितना चार्ज आप लोग को देखने को मिलता है वो भी आपको बताना है। और इनके साइड जो a है उसकी स्पेसिफिक लेंथ आप लोग को यहाँ पे दी हुई है 0.1 मीटर। तो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लो। तो ये सारी वैल्यूज आप लोग को गिवन है, आप लोग को पता करना है अल्फा और क्यू की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्लक्स निकलेगा कहां से। इस डायग्राम में अगर आप लोग ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आप लोग को एक्स एक्सिस में देखने को मिल रही है, बाकी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा खुद क्वेश्चन ने कह दिया। तो फ्लक्स कहां से प्रोड्यूस हो सकते हैं? एक इस सरफेस से हो सकते हैं और एक इसके पीछे वाले सरफेस से हो सकते हैं। ऊपर और नीचे से क्यों नहीं हो सकते हैं?
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर एरिया वेक्टर ऊपर लेते हैं तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। EA cos थीटा में जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वहां पे थीटा अगर आप लोग 90 डिग्री रखते हो तो cos 90 आ जाएगा, तो cos 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स जो है ऊपर और नीचे के वैसे भी कैंसिल आउट हो गए। फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ यहां के बनेंगे क्योंकि यहां पे आप लोग को 0 डिग्री बनेगा और यहां पे आप लोग को 180 डिग्री बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये दो सरफेस को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन थोड़ा आप लोग का ना हो। तो मैंने यहाँ पे दो शीट ले लिया हूं, ये रही पहली वाली शीट, ये आप लोग की यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही होगी, इधर ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी इधर ही जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को इस तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। सेम यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को उसी तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। फर्स्ट वाले सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर उसका बाहर की तरफ होगा, मतलब एरिया वेक्टर आप लोग को इस तरफ देखने को मिलने वाला है, इसका जो कि होगा लेट से A1, और इसका एरिया वेक्टर आप लोग को इसी तरफ, मतलब देखो इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसी तरफ में आप लोग को एरिया वेक्टर यहां पे देखने को मिलने वाला है। यहां पे एंगल कितना बन रहा है इन लोगों के बीच में, यहां बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, और यहां पे एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करोगे तो EX की वैल्यू आप लोग की इतनी है, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट सरफेस के लिए कितनी है वो निकाल ली जाए। तो यहां पे जो EX की वैल्यू आप लोग को देखने को मिलेगी वो मिलेगी अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है 600। x मतलब वो डिस्टेंस जो कि आपकी x एक्सिस से फर्स्ट वाले सरफेस की है, तो x एक्सिस से फर्स्ट वाले सरफेस की डिस्टेंस क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे जो x की वैल्यू आएगी वो a आएगी यहां से लेकर यहां तक की, तो x की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a की पावर हाफ। दूसरे वाले केस में अगर हम लोग ध्यान दें तो EX की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही दोस्तों, तो ये आ रही है आप लोग की अल्फा की वैल्यू 600, और x की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, तो देखो यहां से लेकर यहां तक के पूरा x चाहिए, मतलब a प्लस a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a आप लोग का हो जाएगा। तो यहां x की वैल्यू हो जाएगी 2a की पावर हाफ, तो मैं यहां लिख भी दे देता हूं, यहां x की वैल्यू a रहेगी और यहां पे x की वैल्यू 2a आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो मैंने जानबूझ के यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से निकाल लिया सो दैट फ्लक्स निकालने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम लोग करने क्या वाले, जो फर्स्ट आप लोग का सरफेस था वहां की फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EX, फर्स्ट वाले सरफेस का आप लोग का एरिया A1 और कॉस कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। सेम यहां पे कितना बनेगा, सेकंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बनने वाला है 5 विच इज इक्वल टू EX cos 0 डिग्री, क्योंकि यहां पे 0 डिग्री आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहां ध्यान दो तो EX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो आप लोग की लिखी है उसी को आप लोग कंटिन्यू करते हुए चलो। EX हो जाएगा 600 a की पावर हाफ। अब A1 क्या होगा यहाँ पे, A1 मतलब एरिया, अगर ध्यान से देखो तो ये एक किस्म से क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर आप लोग का हो जाएगा। और cos 180 डिग्री कितना होता है दोस्तों, -1, तो यहां से आप लोग का -1 आ गया। यहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो 600 टू a की पावर हाफ, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, a का स्क्वायर, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां वैल्यू कितनी हो रही, माइनस सामने आ गया, 600 a की पावर, यहां 2 टाइम्स है, यहां पे हाफ है, 5/2। तो ये आप लोग का बन गया है पहला फ्लक्स जो निकल रहा है पहले वाले सरफेस से। दूसरे वाले सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो यहां पे कितना हो जाएगा, तो 600 तो 600 ही हो गया। यहां पे अगर ध्यान दो तो 2 की पावर एक बार हाफ ले लो, अलग कर दो उसको, और a की पावर हाफ अलग कर दो, इनटू में a की पावर 2 भी है, 2 की पावर हाफ मतलब हो गया √2, और a की पावर की वैल्यू हो जाएगी यहां से 5/2। तो 5/2 आप लोग का यहां से निकल गया। आपको नेट फ्लक्स निकालना था कि कितना टोटल फ्लक्स निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दो। तो नेट फ्लक्स जो आप लोग का यहां से हो जाएगा वो हो जाएगा 5/1 प्लस 5/2, तो फाइनाइट की वैल्यू आ जाएगी -600 a की पावर 5/2 प्लस ऑफ 600 √2 a की पावर 5/2। यहां से अगर ध्यान दोगे तो आप लोग 600 कॉमन निकाल सकते हो, a की पावर 5/2 भी कॉमन निकाल सकते हो। अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा √2 और यहां से -1। तो इतना आप लोग का नेट फ्लक्स यहां से बचने वाला है। याद है क्वेश्चन में आप लोग को a की वैल्यू गिवन थी 0.1, तो यहां पे पुट कर दो उसको, तो ये हो जाएगा 600.1 की पावर 5/2
√2 - 1। तो आप लोग को दोस्तों इसको सॉल्व करना है, पॉज करिए जल्दी से और इसको सॉल्व करें। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर आप लोग का आंसर इतना आ रहा है मतलब आप लोगों ने बिल्कुल भी सही करे हो। क्वेश्चन ने एक चीज आप लोग से और कहा था कि कितने चार्जेस क्यूब के अंदर प्रेजेंट है वो बताना है। तो उसको बताने के लिए हम लोग गॉस लॉ की मदद ले सकते हैं। मैं जानता हूं गॉस लॉ अभी पढ़े नहीं है, इसके बाद ही पढ़ने वाले, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूं अभी, सो दैट एटलीस्ट कर पाओ। तो जो सेकंड वाला आप लोग का पोर्शन है वहां पे आप लोग को गॉस लॉ की मदद ले लेनी है। गॉस लॉ होता है 5 = Q/ε0, और यहां से आपको चार्ज निकालना था, तो फ्लक्स आपको पता चल चुका है, इनटू ε0 कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। मतलब फ्लक्स रहा ये वाला, इसको यहां पुट करिएगा। तो मैंने यहां पे फ्लक्स की वैल्यू रख दिया हूं और ε0 की वैल्यू रख दिया हूं, दोनों को सॉल्व करा तो चार्ज मेरा निकल के आ गया। तो इतने चार्जेस आप लोग को क्यूब के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग को करनी है, जो मैंने बुक के अंदर भी और ऐड करके दे दिया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो रहने वाला है गॉस लॉ। जैसे इससे पहले हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़े, वो एक्चुअल में दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है उसको बताता है। गॉस लॉ आपको ये बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है, मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर आपको ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उनके वजह से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स कितना होता है उसके बारे में बात करता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है? द नेट फ्लक्स थ्रू विच अ क्लोज सरफेस, हमेशा वो 3D होना चाहिए, is 1/ε0 times of the net charges enclosed by the surface। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअल में 1/ε0 टाइम्स होता है उन चार्जेस के जो उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। और हमेशा याद रखना गॉस लॉ 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां से आप लोग का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा Q इनसाइड या Q/ε0। Q इनसाइड इसलिए लिखा कि वो चार्जेस जो कि क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, तो आप Q इनसाइड लिख लो या नॉर्मल Q/ε0 लिख लो, एक ही बात है। और आप जानते हो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े थे, वो होता है E.A। तो क्लोज सरफेस के लिए बनाना था इसलिए मैंने क्लोज इंटीग्रल ले लिया, E.A की जगह पे dA ले लिया। अब गॉस लॉ की एप्लीकेशन को जब भी आप लोग सॉल्व करते हो उस टाइम पे आप लोग को लगता है गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस बेसिकली क्लोज 3D स्पेस होता है जो किसी भी सरफेस के अराउंड में आप लोग बनाते हो, जिसके थ्रू आप लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर पाते हो। और उनका कैसा गॉसियन सरफेस बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो रट के रखना है इसको, क्योंकि आप लोग को ना कैसे एक्चुअल में बनता है गॉसियन सरफेस, या आप लोग को ना जब आप बैचलर्स डिग्री वगैरह करोगे तब सीखोगे, बट एक्चुअल में यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है, तो तीनों का गॉसियन सरफेस कैसा बनता है मालूम होना चाहिए। मान लेते एक लीनियर बॉडी वायर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ढेर सारे चार्जेस आप लोग को स्प्रेड आउट दिख रहे हैं, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? तो दोस्तों इसका जो गॉसियन सरफेस है वो बनेगा आप लोग को सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसका गॉसियन सरफेस आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस है ये भी आप लोग को सिलेंड्रिकल बनते हुए देखने को मिलेगा इस तरीके से बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी के लिए गॉसियन सरफेस अगर बाहर के लिए निकाल रहे हो तो गॉसियन सरफेस फिर भी स्फेरिकल रहेगा, और अगर अंदर के लिए अगर पता कर रहे हो तब भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल रहेगा। कई बार एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ लेता है कि यार वेरीफाई करके दिखाया गॉस लॉ को यूजिंग द कूलॉम्स लॉ। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप लोग को एक क्लोज सरफेस सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा इस तरीके से, जिसके बीचों बीच आप लोग को एक पॉइंट चार्ज को रख देना है। लेट से मैंने यहाँ पे रख दिया हूं एक पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताएं, क्या ये पॉजिटिव चार्ज अपनी हर तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये सरफेस ले लेता हूं मैं, और मैं यहां पे पता करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कहां निकलते हुए दिखेगी। तो सीधी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर की तरफ निकलते हुए देखने को मिलेगी, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी आप लोग को बाहर की तरफ ही निकलते हुए देखने को मिलेगा। एरिया वेक्टर को डीए क्यों लिख दिया? क्योंकि इस टोटल स्फीयर का छोटा सा पोर्शन है डीए, वो लिया हूं मैंने, तो उसका एरिया वेक्टर इसलिए डीए वहां पे मैंने लिखा। अब आप बोलोगे भैया क्या हर जगह ऐसे ही बनेगा? हाँ जी, अगर आप ये सरफेस भी ले लोगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर डीए उधर ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही रहेगी, तो किधर भी ले लो एक जैसे दिखेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि छोटा सा जो एरिया वेक्टर है वहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो निकलेगा d5 फ्लक्स। तो मैंने उस चीज को यहां पे लिख दिया कि d5 फ्लक्स विच इज इक्वल टू E.DA। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला था ना नॉर्मल फाई था, तो फाई की जगह d5 कर दिया क्योंकि छोटे से एरिया के लिए ना, और एरिया को भी डीए कर दिया। डॉट प्रोडक्ट है उसको हटाया तो E.DA cos थीटा आ गया। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और d5 की वैल्यू आप लोग की बन गई E/DA। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बॉडी पूरी की पूरी स्फेरिकल है, इसका मतलब ये है कि हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी आप लोग को देखने को मिलने वाली है। मैंने तो सिर्फ छोटे से पोर्शन के लिए फ्लक्स निकाला, वो आया आप लोग का इतना। मुझे अगर इस कंप्लीट स्फेरिकल बॉडी के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो आप लोग का छोटा सा पोर्शन आया फ्लक्स का उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दो। तो मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हो गया। d5 का इंटीग्रेशन 5 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की E बाहर आ गया
और डीए को इंटीग्रेट करा दिया मैंने तो ए हो गया। तो यहां से आप लोग का बन गया 5 विच इज इक्वल टू ई ए। तो इससे ये समझ में आया कि जो टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा वो आया आप लोग का ई ए। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है यहां से, तो आप कहोगे E विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर हो रही है। और लेट्स से इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर ले लिया तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो रही है और उसको मैंने यहां पे पुट कर दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। ए दिख रहा है आप लोग को, ए होता है एरिया, ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होता है दोस्तों, वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ क्यू बचेगा। यहां से आप लोगों ने गॉस लॉ की वैल्यू को निकाल ली। तो कभी कभार आ जाता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अगला जो आप लोग का टॉपिक है इसका नाम है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को मैं समझाना चाहता हूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मान लीजिए एक वायर है, वायर को मैंने डुबाया चार्जेस के अंदर और बाहर निकाला एग्जाम्पल के तौर पे, तो हुआ क्या, उस बॉडी के अंदर इक्वली चार्जेस हर एक कोने कोने तक के पहुंच गए। तो अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि इस लीनियर बॉडी के अंदर चार्जेस कैसे स्प्रेड आउट है, कैसे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको समझा जा सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये बताता है कि इस बॉडी के अंदर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ, इसलिए फॉर्मूला बना Q बाय L। अगर मैंने कहा कि किसी सरफेस को आप लोगों ने चार्जेस से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दियो, हर एक कोने कोने तक के चार्जेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक नई टर्म लेकर आए जिसका नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आखिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। वो ये बताती है कि कोई भी बॉडी के अंदर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स एरिया में, तो वहां से फॉर्मूला बना Q बाय A। और लास्ट है आप लोग का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ले लिए और इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस स्प्रेड आउट है। इसके अंदर चार्जेस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है जितने भी चार्जेस इसके अंदर प्रेजेंट है ओवर इट्स वॉल्यूम, तो वो बना रो विच इज इक्वल टू Q बाय V। तो बेसिकली ये दो ही आप लोग को यूज होने वाले हैं हमारे फिजिक्स के क्लास 12 के अंदर, तो ध्यान से देखना। बाय द वे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस टू दैट द आउटर सरफेस ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो कंडक्टिंग स्फीयर, जहां पे इंटरनल रेडियस इसका r है और आउटर तक का 2r है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझा देता हूं। यहां पे बीचों बीच आप लोग का चार्ज प्रेजेंट है और ये होलो कंडक्टिंग सरफेस है। अंदर की जो रेडियस है दोस्तों वो है r, बाहर की जो दोस्तों रेडियस है वो है 2r। पॉजिटिव चार्ज अंदर प्रेजेंट है, उसके वजह से इनर सरफेस में ऑटोमेटिकली चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहां पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट यहां पे आ जाएगा, दैट मींस यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले सरफेस में इंडक्शन हो जाएगा फिर से, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप क्लियर है। तो बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, इनर सरफेस की जो सिग्मा आएगी उसको डिवाइड कर देना आउटर सरफेस के सिग्मा से। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इनर की बात कर लेते हैं। सिग्मा आई कर देता हूं फॉर द फर्स्ट सरफेस, वो हो जाएगा आप लोग का Q बाय A। A मतलब एरिया, तो बताना जरा एक स्फीयर का एरिया कितना होता है, तो आप कहोगे 4 पाई R होता है भैया। तो यहाँ पे R कौन सा लेंगे, स्मॉल r आप लोग लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। फर्स्ट वाले सरफेस में देखो, ये वाले सरफेस में कैसी है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आई। तो ये तो हो गया इनर सरफेस की बात। अगर मैं बात करता हूं आउटर सरफेस की, तो आउटर सरफेस के लिए Q बाय 4 पाई R का स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर का R कितना है, वो है 2R, तो यहां से आ जाएगा 2R का स्क्वायर। और बाहर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास मिल गई। मुझे करना क्या था, बेसिकली रेशियो निकालना था इनर आउटर के बीच में। तो इनर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी Q बाय 4 पाई R का स्क्वायर अपॉन Q अपॉन 4 पाई 2R का स्क्वायर। कुछ कटेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल, Q से Q कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और एक R स्क्वायर से एक R स्क्वायर कट जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर की सारी वैल्यू कट गई, ऊपर से 1 बचा है माइनस के साथ, नीचे की तरफ 1 अपॉन 2 की पावर 2 मतलब 4 बचा हुआ, मतलब ये ऊपर आएगा तो वैल्यू बचेगी -4 अपॉन 1। तो रेशो आप लोग का बन जाएगा -4 रेशो 1 का। तो दोस्तों होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस गारंटी देता हूं आराम से आप लोग कर लोगे। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग को करना है, आए हुए हैं। अगर आपको नहीं बने तो पेज नंबर 12 में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा मेरी बुक से एक और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग वाला दिया हूं, 13 नंबर के पेज में दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। बहुत तगड़े क्वेश्चन है, प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा इस बुक के साथ। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास आप लोग को दिया हुआ है, विच इज हेल्ड ओवर अ ह्यूज हॉरिजॉन्टल चार्ज शीट विद द डेंसिटी ऑफ इतना। आपको बताना है व्हाट चार्ज
should be applied to this particle such that it does not fall when it released। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है दोस्तों, एक शीट आप लोग को यहां पे दे दी गई है कुछ इस तरीके से है, और एक पार्टिकल है जो इसके ऊपर है जिसका मास आप लोग को गिवन है वो है m which is equal to 5 into 10⁻⁻6 ग्राम का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा क्या करे जिससे कि मास जो है ये गिरे ना, वहीं पे अपनी जगह रहे। तो आप बोलोगे ये कैसी बात कर रहे हो भाई, इस पे तो ऑटोमेटिकली mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। अगर इसको वहीं पे बना के रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उतना ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिससे कि वो पार्टिकल अपनी ही जगह पे बैलेंस रहे। तो अगर बैलेंस रहेगा इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से वो हो जाएगी QE m into g। तो एक बार ध्यान से देखो, क्या E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होती क्या? अरे वैसे कैसे मालूम होगा, क्योंकि गॉस लॉ की ये दूसरी एप्लीकेशन है जहां से ये निकलता है, अभी निकाल के देखेंगे। तो इसको यहां पुट कर देते हैं, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो Q की वैल्यू आप लोग की बन जाएगी mg 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो बेसिकली मैंने क्या करा, सारी वैल्यूज रख दिया। मास की वैल्यू मेरे पास गिवन थी तो यहां से लेकर यहां तक के मास की वैल्यू रख दिया, जी की वैल्यू को मैंने 10 मान लिया, 2 वही क्या वही, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मालूम है ये आप लोग का कांस्टेंट है। सिग्मा की वैल्यू आप लोग को गिवन थी क्वेश्चन में तो वो मैंने पुट कर दिया। सारी चीजों को सॉल्व करा तो लगभग इतना आंसर आप लोग को आना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। 3 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, इन तीनों में से कोई भी एक बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आ सकती है। बहुत ही ज्यादा इजी पीजी ये डेरिवेशंस है तो उसको ध्यान से समझना। गॉस लॉ की तीनों एप्लीकेशन को याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक आप लोग को बता देता हूं। हमेशा आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले टोटल फ्लक्स आप लोग को निकालना है या नेट फ्लक्स आप लोग को निकालना है, जो भी आप लोग को बॉडी दी हुई है उसकी। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, जो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आएगी उसको गॉस लॉ में आप लोग को पुट कर देना है। इसका मतलब ये फ्लक्स की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी। जब आप लोग चार्ज पुट करोगे तो उस टाइम पे आपको बॉडी को देखना पड़ेगा, क्या वो लीनियर बॉडी है या फिर सरफेस वाली बॉडी है। तो उसके लिए आप लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद लेकर यहां से Q की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब इसके लिए Q की वैल्यू बन जाएगी लैम्डा L और इसके लिए Q की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा A। तो इसको यूज करके आप लोग को सॉल्व करना रहेगा। बाकी जो एप्लीकेशन सॉल्व करने वाले हो उसके लिए आप लोग को गॉसियन सरफेस बनाना मैंडेटरी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक लीनियर बॉडी के बारे में, जो कि एक लीनियर वायर है और इतना लंबा वायर है कि जो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के जा रहा है। देख रहे हो, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के जा रहा है। इसके लिए हमें पता करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलने वाली है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बना लो। तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गॉसियन सरफेस वाले टॉपिक में समझे कि इसका जो गॉसियन सरफेस है वो बनने वाला है दोस्तों स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बनने वाला है यार। तो इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल सरफेस आपका बनेगा। अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो 3 इसके सरफेस है, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है और एक कर्व सरफेस है। मैं ये कह सकता हूं कि ये फर्स्ट सरफेस इसको मान लो, इसको आप लोग मान लो सेकंड सरफेस और इसको आप लोग मान लो थर्ड सरफेस जो कि कर्व वाला है। छोटा छोटा पोर्शन लेकर एरिया वेक्टर ले लूंगा। तो यहां पे मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, इसका एरिया वेक्टर ऊपर चला गया DA। यहां से एक छोटा सा पोर्शन लिया, इसका एरिया वेक्टर निकल गया यहां से DA। नीचे वाले का छोटा सा एरिया लिया, इसका एरिया वेक्टर ले लिया DA। अब ये लीनियर बॉडी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहां निकल रही होगी ऐसे, सेम ऐसी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ ही चल रही होगी और यहां पे आप लोग देख रहे होंगे तो 90 डिग्री में बन रही होगी। तो फर्स्ट सरफेस में जो थीटा की वैल्यू बनी वो क्या बनी, 90 डिग्री बनी। सेकेंड सरफेस में थीटा की वैल्यू कितनी बनी, 90 डिग्री बनी। और थर्ड सरफेस में जो थीटा की वैल्यू बनी दोस्तों वो बनी 0 डिग्री। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, इसी के थ्रू ही फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेट फ्लक्स निकालने वाले तीनों सरफेस के लिए। तो हम लोगों ने φ1 + φ2 + φ3 कर दिए। और आप सभी लोग जानते हो कि फ्लक्स होता है कितना है, फ्लक्स होता है आप लोग का EDA cos थीटा। लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो छोटे से पोर्शन के लिए ले रहे हैं, इस वजह से EDA cos थीटा हो जाएगा, इसलिए साथ में इंटीग्रेशन भी लगा दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दोनों एक ही बात है। तो पहले वाले सरफेस के लिए मैंने क्या लिया, वो लिया EDA cos थीटा। थीटा की वैल्यू पहले वाले सरफेस में कितनी आई, 90 डिग्री, तो मैंने यहां पे ले लिया 90। दूसरे वाले सरफेस के लिए कितना आया, EDA cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई, वहां पे 90 आई, तो मैंने 90 ले लिया। थर्ड वाले सरफेस के लिए EDA cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया।
cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा गया। cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा गया। cos 0 कितना होता है 1, तो ये बच गया। और जो बची हुई वैल्यू है दोस्तों वो ये रही, e बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन हो जाएगा और dA का हो जाएगा a। तो यहां से आप लोग की इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी और यहां से भी ये पता चल जाएगा कि उस लीनियर बॉडी के अंदर टोटल फ्लक्स है EA। तो हमें करना क्या था, याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, जो फ्लक्स निकल के आया उसे गॉस लॉ में पुट कर दो। तो गॉस लॉ क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इस फाई को यहां पे पुट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप लोग यहां पे देख रहे होंगे ध्यान से, तो ये है A मतलब एरिया। आप अगर अच्छे से ध्यान दो तो यहां पे किसका एरिया है, ये थर्ड वाले सरफेस का। थर्ड वाला सरफेस कहां रहा, थर्ड वाला सरफेस है ये जो है कर्व सरफेस। तो क्या हम लोग एरिया नॉर्मल लेंगे, नहीं, हम लोग यहां पे जो एरिया लेंगे वो लेंगे कर्व सरफेस का एरिया। और दोस्तों टोटल कर्व सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई RL। तो यहां पे A पे जो आपको पुट करना है वो क्या करना है, 2 पाई RL पुट करना है। मैंने कहा था Q की वैल्यू में पुट करना रहेगा, वो बॉडी को देखकर समझेंगे। तो लीनियर बॉडी थी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की मदद ली जाएगी, लैम्डा विच इज इक्वल टू Q बाय L, और Q विच इज इक्वल टू लैम्डा L भी होता है। तो लैम्डा L को यहां पे पुट करेंगे, A पे पुट करेंगे 2 पाई RL को, तो वैल्यू कुछ ऐसी आपकी बन जाएगी। यहां पे अगर ध्यान दे तो L से L कट जाएगा और 2 पाई R अपॉन में आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाली एक लीनियर बॉडी से। तो यहां पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जो E है दोस्तों वो एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप बॉडी से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कम होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और ये आप लोग के पास एक केस आ गया, इसके बिहाफ में आप लोग एक ग्राफ भी बना सकते हो E वर्सेस R का, जो ये बताएगा कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बढ़ते हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है भी। यहां पे हम लोगों को लेना है एक शीट। ये शीट जो है ये भी इनफाइनाइटिसमली लॉन्ग है, इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के जा रही है और इसमें भी कंप्लीटली चार्जेस सरफेस में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो मैंने क्या करा, गॉसियन सरफेस बनाया। इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने सीखे। इसका जो गॉसियन सरफेस है दोस्तों वो बनने वाला है सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोग को क्लियर है। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया। तो यहां पे आप लोग को जहां जहां से फ्लक्स निकल सकता है वो देख लो। तो पहले निकल सकता है दोस्तों यहां से, दूसरा आप लोग का निकल सकता है यहां से, तीसरा आप लोग का निकल सकता है कर्व सरफेस से। तो सेम आपको करना क्या है, हर एक का फ्लक्स निकाल लेना है और उन सबको ऐड कर देना है। तो कहां कहां से फ्लक्स निकल सकता है, देखो यहां से निकल सकता है। तो DA यहां निकाला मैंने और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की बाहर की तरफ ही जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूं थीटा की वैल्यू यहां पे 0 डिग्री हो गया। सेम ऐसे यहां पे मैंने ले लिया एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ जा रही है, इसलिए यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो इधर लूंगा तो ये DA इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कई लोग बोलेंगे भैया ऊपर ही क्यों ले रहे हो, क्या इधर नहीं ले सकते, नीचे की तरफ ले सकते हैं। तो DA इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ 90 डिग्री बना ना थर्ड सरफेस में। मैं यूज करूंगा फाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा का फॉर्मूला हर एक के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो तीनों के लिए मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया क्या, फाइनाइट विच इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। पहला वाला जो सरफेस था दोस्तों वो था आप लोग का ये वाला जिसमें एंगल बन रहा था 0 डिग्री, इस वजह से EDA cos 0 हुआ। दूसरे वाले सरफेस में भी 0 डिग्री बन रहा था, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 0 बना। थर्ड वाला सरफेस जो है वो 90 डिग्री का था, तो इसलिए बना EDA cos 90। आप जानते हो cos 90 0 होता है तो ये वैल्यू चली जाएगी, cos 0 1 होता है और cos 0 यहां पे भी 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ EDA बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA बच जाएगा। और इंटीग्रेशन में अगर मैं DA का कर देता हूं तो बन जाएगा कितना, EA। तो EA प्लस EA तो वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ EA हो जाएगा। तो यहां से आप लोग का फ्लक्स निकल गया। अब आपको करना क्या है, गॉस लॉ में पुट कर देना है बस। तो गॉस लॉ क्या होता था, फाई विच इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे आप लोग को फाई को इस जगह पे पुट करना है और यहां पे Q की वैल्यू पुट करना है। याद करो ये Q किसके भी हाथ में पुट करा जाएगा, बॉडी को देखकर। बॉडी कैसी थी, सरफेस वाली थी, तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद ली जाएगी। तो सिग्मा विच इज इक्वल टू Q बाय A होता है, Q की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा A। तो सिग्मा A को आप लोग को यहां पे
पुट करना है। जैसे आप लोग इनकी वैल्यूज को पुट करोगे दोस्तों, तो जो आपका फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फाई की जगह पे आ जाएगा 2 पाई ए, क्योंकि फाई की जगह पे 2 पाई ए रखना था। क्यू की जगह पे आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ए से ए को काट दिया जाएगा, 2 को अपॉन में ले लिया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आर का कुछ यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है, डिस्टेंस का कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसलिए ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। कई बार एग्जामिनेशन में एमसीक्यू फॉर्मेट में बन सकता है, पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखना इसमें ग्राफ नहीं बनेगा। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला हो गया, इससे पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल कर रही थी जहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगी थी। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी लास्ट एप्लीकेशन के बारे में, जहां में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो मैं क्या करने वाला हूं, कंडक्टिंग शेल लेने वाला हूं, मैं कह सकता हूं कंडक्टिंग स्फीयर लेने वाला हूं। उसके बिहाफ में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये एक स्फेरिकल शेल, आप जानते हो अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो सारे चार्जेस बाहर रिसाइड करेंगे उसके सरफेस पे, कभी अंदर नहीं करेंगे। अंदर करते हैं इंसुलेटिंग बॉडी के लिए। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, देखो स्फीयर है, शीट के अंदर तो नहीं घुस सकते थे, ना ही वायर के अंदर जा सकते थे, तो हम लोग एक्चुअल में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की पता करेंगे, फिर हम लोग पता करेंगे कि बाहर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, कहां से फ्लक्स निकल रहा है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से इस डेरिवेशन के अंदर 2 केसेस बनेंगे। एक बनेगा इनसाइड शेल का केस जहां पे गॉसियन सरफेस अंदर लिया जाएगा, और एक केस बनेगा आउटर शेल के लिए जहां पे गॉसियन सरफेस बाहर लिया जाएगा और उसके बिहाफ में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो पता किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इनसाइड द शेल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को देखने को मिलने वाली। जैसे आप जानते हो स्फीयर के बाहर ही चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं, हम लोग को अंदर का पता करना है। तो मैंने ये डैश डैश लाइन दिख रही है तो दोस्तों ये है गॉसियन सरफेस। तो मैं क्या कर रहा हूं, केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, जहां पे इनसाइड के लिए केस ले रहे हैं। सबसे पहले यहां पे अगर ध्यान दो तो गॉसियन सरफेस के रेडियस को मैंने स्मॉल आर नाम दे दिया हूं, और जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस को कैपिटल आर दे दिया हूं। तो इस बिहाफ में कैपिटल आर बड़ा देखने को मिल रहा है आप लोग को स्मॉल आर के कंपैरिजन में। हमें करना क्या है, टोटल फ्लक्स निकालना। आप बोलोगे भैया φ1 + φ2, अरे कैसी बात कर रहे हो, स्फीयर है मेरे भाई। तो स्फीयर के लिए आप लोग कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लो, उसका डीए वेक्टर आप लोग को बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही निकल रही है। इसका मतलब एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ये हर जगह के लिए एक जैसा है, इधर के लिए भी इधर के लिए भी। तो स्फेरिकल टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है उसके लिए आप लोग को φ1 + φ2 + φ3 टाइप नहीं लेना है, आप लोग को लगाना है डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा और सॉल्व कर देना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ पे 0 डिग्री बन रही है। तो हुआ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इंटीग्रेशन कराया जाएगा डीए का, तो डीए का इंटीग्रेशन कराओगे तो ए हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू हो गई ई ए। और ए कितना हो जाएगा दोस्तों, ए होगा एरिया। तो बताइए ध्यान से, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, वो है स्फेरिकल। तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की बात की गई है। तो यहां से आप लोग के पास फ्लक्स निकल गया, इसको आप लोग को गॉस लॉ में पुट कर देना है। तो इस वैल्यू को आप लोग को यहां पे रखना पड़ेगा। ये मैंने रख दिया ई 4 पाई आर का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू पता कर लेते कितनी है। तो अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आपको दिख रहे हैं क्या, चार्ज तो बाहर है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो चार्जेस अगर अंदर नहीं है, इसका मतलब क्यू इनसाइड की वैल्यू 0 हो गई। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फीयर वो आपकी 0 आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। उसके पीछे का रीजन क्या है, चार्जेस सारे रिसाइड कर रहे हैं सरफेस में। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं, जहां पे हम लोग आउटसाइड द शेल में गॉसियन सरफेस बनाएंगे और पता करेंगे कि बाहर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो आप लोग का शेल का रेडियस हो गया। इस बार गॉसियन सरफेस का रेडियस, ये बाहर वाला जो ब्लैक वाला दिख रहा है दैट इज द गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स निकालना है फाई ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको पता करनी है, तो गॉसियन सरफेस में मान लेते मैंने ये छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसका हो गया यहाँ पे एरिया वेक्टर डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहां से थीटा की वैल्यू बन गई 0 डिग्री। आप इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, अगर जिस भी पोर्शन में आप देखोगे हर तरफ आप लोग को थीटा की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो cos 0 1 हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन डीए का कराओगे तो आप लोग का बन जाएगा 5 which is equal to ई ए। और ए कितना आएगा यहाँ पे, ए आएगा दोस्तों यहाँ पे स्फीयर का एरिया। तो स्फीयर का एरिया कितना बनेगा, 4 पाई आर। कौन से स्फीयर का भाई, गॉसियन सरफेस के स्फीयर का। तो इसलिए हम लोगों ने लिए 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहां से आप लोग की फाई की वैल्यू मिल गई। इसको आप लोगों को गॉस लॉ में पुट कर देना है, 5 which is equal to q inside upon epsilon naught। तो फाई की वैल्यू यहां पुट हो गई। इसके बाद याद है ये q की वैल्यू आप लोग को पुट करना है। चेक करना जरा, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस है, आप बोलोगे है। कहां पे है, इस स्फीयर के सरफेस पे है। तो किसकी मदद लेंगे चार्ज निकालने के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद लेंगे। कितना होता है, सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और क्यू की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा ए। यहां पे भी अगर ध्यान दो तो ए है,
ए यहां किसका आएगा? जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है? स्फीयर की है। तो एरिया किसका होगा? स्फीयर का होगा। तो यहां पे जो एरिया लिया जाएगा वो आएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू से एरिया भी इसी का लिया गया है। तो इसको मैंने यहां पुट कर दिया, तो चार्ज की वैल्यू आ गई 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर सिग्मा। तो मैंने क्या किया, यहां पे फाई की वैल्यू पुट किया और चार्ज की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया। तो मेरा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बन गया, E 4 पाई आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू 4 पाई आर का स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना यहां पे स्मॉल आर था, क्योंकि इस केस में गॉसियन सरफेस का हम लोगों ने एरिया लिए थे, और यहां कैपिटल आर है क्योंकि यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो था वो था आप लोग का स्फीयर का। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, स्मॉल आर नीचे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड में बन जाएगी सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने अभी आप लोग को समझाया। तो इसके लिए ग्राफ भी बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं आप लोग को। ये है आप लोग का E वर्सेस R का ग्राफ। अगर ध्यान से देखो तो स्फेरिकल बॉडी कुछ इस तरीके से थी आप लोग की। जब हम लोगों ने इनसाइड की बात करें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, E की वैल्यू यहां पे 0 थी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कुछ बनी नहीं थी। लेकिन जैसे सरफेस में हम लोग पहुंचे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, और जैसे जैसे दूर जाने लग गए फिर गिरने लग गई। ऐसा क्यों? क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था आर स्क्वायर के, जो हम लोगों ने आउटसाइड में निकाले। तो इनसाइड में आप देख रहे हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, E विच इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जैसे आप लोग सरफेस पे पहुंचे, ये जो पॉइंट है ना ये सरफेस का, जैसे सरफेस पे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से बूम हुई, और फिर जैसे जैसे दूर जाने लग गए फिर कम होने लग गई। तो ये ग्राफ आपको बना के आना है। तो दोस्तों जो जो हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आप लोग को और दिया हूं। पेज नंबर 14 में ये क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को करना है। इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा बुक के अंदर भी। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करे। तो 14 नंबर में आप लोग को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते तो अगला क्वेश्चन का जो ऊपर वाला है वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, जो आप लोग को पेज नंबर 14 में मिल जाएगा। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है इसको ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया है। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन है आप लोग का। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रह रहा है कि एक इनफाइनाइटेसिमली लॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रेट वायर है, इसके अराउंड पे एक इलेक्ट्रॉन ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वायर के परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो बिल्कुल कर रहा है, यहां पे देख लो। और किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। अगर ये सर्कुलर पाथ बनाना है तो पक्का यहां से रेडियस भी बन रही होगी ना r। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी यहां से जनरेट हो रही है उस इलेक्ट्रॉन की इन द टर्म ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई भी चार्ज किसी लीनियर बॉडी के अराउंड घूम रहा है तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? वो होता है आप लोग का QE। तो यहां से हो जाएगा mv² अपॉन r, और Q की वैल्यू हो जाएगी E, क्योंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। और E की वैल्यू कितनी होगी? जो लीनियर बॉडी के अंदर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कितनी मिलती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करे थे। हमें किसके फॉर्म में चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो आप बोलोगे भैया mv दिख रहा है, उसका स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन हाफ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं ना, जानबूझ के हाफ को बोथ साइड इंटू कर देते हैं। तो मैंने इस तरफ में भी हाफ से इंटू करा दिया इसको, और इस तरफ में भी इसको हाफ से इंटू करा दिया। तो यहां से ये हाफ और mv² मिलकर क्या बन गया? वो बन गया काइनेटिक एनर्जी K अपॉन R विच इज इक्वल टू E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 2 2 ये 4 ही हो जाएगा, तो उसको 4 लिख देता हूं। यहां पे R से R भी कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहां पे E लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप लोग का सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी आप लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि आपको ग्राफ बताना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे तो E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किस्म से कांस्टेंट टर्म ही तो है। तो क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं y विच इज इक्वल टू mx से? y बन जाएगा आप लोग का काइनेटिक एनर्जी, m बन जाएगा आप लोग का ये कांस्टेंट टर्म, और x बन जाएगा लैम्डा। तो मैं यहां पे एक ग्राफ बना सकता हूं कुछ इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा के बीच में। स्लोप आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, और m जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
E/4πε0। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का ग्राफ बनने वाला है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। इन सब के अलावा ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। पेज नंबर 18 में इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा मेरे बुक में। साथ में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ और सेम उसी पैटर्न का जो अभी करे थोड़ी देर पहले। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, 28 नंबर में आप लोग को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब दे रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में, जो आपको कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करना है पॉज करके। तो ये 2 एमसीक्यूज हैं, इसको पॉज करिए जल्दी से और सॉल्व करिए। सेम इसी तरीके से ये 2 एमसीक्यूज और आप लोगों को मिल रहे हैं, इसको पॉज करिए और सॉल्व करें। इनके आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मैच करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग का आंसर मैच नहीं होता है तो आप लोग को उठाना है बुक, और बुक के अंदर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोग को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने आप लोग के लिए बुक बनाया। मैं जानता हूं कि बोर्ड्स में आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मिलते नहीं है ढंग के, कहीं अच्छी क्वालिटी के कंटेंट कहीं मिल नहीं रहा है। तो मैंने ओसवाल के साथ मिलकर इस बुक को स्पेशली डिजाइन करा हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि बोर्ड्स में आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। लगभग 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस इस बुक के अंदर आप लोग के लिए मैंने ऐड कर दिया हूं, हर एक चैप्टर के। तो एक बुक आप लोग के लिए बहुत काम आने वाली है आपकी बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कराने के लिए। तो वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए बुक के साथ। बाकी मैं जानता हूं आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेरे फिजिक्स के नोट्स चाहिए होंगे, जो आज आप लोगों ने पढ़े मेरे साथ। तो इस फिजिक्स के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट या मेरी एप्लीकेशन से, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूं। जाइए डाउनलोड करिए और अपनी प्रैक्टिस करें मेरे नोट्स के साथ। तो बेसिकली इसको प्रिंट आउट करा लेना और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए अगला पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।